मतलब वहाँ से खाने के लिए कुछ ले रहा होता है मिर्ज़ान के लिए, और वो खाना लेकर मिर्ज़ान के पास जाकर बैठ जाता है। तो मिर्ज़ान कहती बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल गए। तो आतिश उसका हाथ पकड़ता है एंड ही किस्ड हर। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगा, ऐसी मद्दजात है क्या होगी होगी, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, लोगों के पास तो होगी। फिर इसके बाद ना मिर्ज़ान आतिश को फिर से समझाने लगती है कि तुम इस तरीके से रिएक्ट मत किया करो, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन हम दोनों यहाँ पर आज बैठे हैं ना, तो एक ना एक दिन हम तीनों यहाँ पर बैठेंगे और इलुल भी हमारे साथ आएगी। और ये देखना, ये मुश्किल वाला टाइम भी ना हमेशा के लिए बीत जाएगा। सो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई? और तुम वेट करो थोड़ा। वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी बहन मेरी जैसी है, ज़िद्दी है। तो वो बोलती है, ओह तो तुम ज़िद्दी मानते हो कि तुम ज़िद्दी हो? वो बोलता है कि मैं ज़िद्दी हूँ, पर कई बार ना वो तुम्हारे जैसी लगती है। तो वो बोलती है कि तुम बहन तो तुम्हारी है, वो मेरी जैसी कैसी लग सकती है? तो वो बोलता है कि तुम दोनों अकेले मतलब छोटे होते खेलते रहते थे ना, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में भी उसमें आ गई है, तो इसीलिए वो तुम्हारे जैसी लगती है। तो वो दोनों मतलब वहाँ पर हंसने लग जाते हैं दोनों। फिर इसके बाद ना मिर्ज़ान से बोलती है कि ये तो गर्म है, तुम मुझे प्लीज़ खिला दो, मेरे हाथ जल जाएंगे। तो आतिश ना फिर उसको ऐसे खिलाने लग जाता है एंड दे सीम सो हैप्पी हियर। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना, बस इनको बेचारों को वही मिलेगा। फिर इसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है दीमत और जमाल पर। तो दीमत ना वापस आती है ऑफिस और वो ना जमाल को ढूंढ रही होती है, क्योंकि जमाल ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वही उसको लेकर जाएगा आज ऑफिस से, बट वो अभी आता नहीं है। तभी ना वहाँ पर आ जाती है ज़ैदे। तो वो मतलब उसकी तरफ देखने लगती है और फिर मतलब उसको इग्नोर करके फिर से जमाल को ढूंढने लगती है, पर जमाल फिर भी वहाँ पर नहीं होता। तो फिर वो ज़ाहिदे को पूछती है कि क्या तुमने जमाल को देखा? तो दीमत कहती है कि मुझे वो लेने आने वाला था पर वो आया नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे को भी थोड़ा काम था जमाल से, मैंने कोई साइन वगैरह करवाने थे उससे, तो भी मतलब मेरे को भी नहीं मिला। वो बोलती है कि कहाँ चला गया, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेने आएगा। तो ज़ाहिदे से बोलती कि कोई बात नहीं, तुम फ़ोन कर लो। वो बोलती कि मैंने कॉल किया था बट उसने आंसर नहीं दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा, तो अभी इतनी जल्दी ऐसे मत सोचो कुछ भी। तो वो बोलती है कि मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मेरे साथ इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, तो क्या तुम्हारी भी कोई बात नहीं हुई? वो बोलती है कि नहीं, मेरे को भी थोड़ी ईमेल्स वगैरह उससे सेंड करवाने थे, तो जैसे वो आएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी अगर मुझे पहले दिख गया तो वो बोलती कि हाँ कोई बात नहीं, ओके। फिर इसके बाद ना दीमत उसे बोलती है कि मैंने कल जमाल से बात की थी और स्टिल हमने कोई भी सोल्यूशन ऐसे नहीं ढूंढ पाए हैं, और तुम्हें पता है कि हमें ऐसे लग रहा है कि हमें ना यहीं पर रुक जाना चाहिए ज़ाहिदे। तो वो बोलते हैं कि दीमत आई एम सॉरी, बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो यहाँ पर ना सही है। तो वो बोलती है कि मतलब तुम्हें ना पहले उसको सच बता देना चाहिए था, तुम्हें ही मतलब छुपा कर कुछ भी नहीं रखना चाहिए था, चाहे भले कुछ भी होता, तुम्हें उसको सब सच बताना चाहिए था। तो दीमत बोलती है कि हाँ मेरे को, मैं मानती हूँ कि मेरे को सब सच बताना चाहिए था। फिर इसके बाद वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को ना थोड़ा काम है तो मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर दीमत उसे पूछती है कि क्या मैं उसको कॉल करूँ? तो वो बोलती है कि पर मैं क्यों कॉल करूँ, हाँ वो उसने मुझे कॉल नहीं की और वो मुझे पिक करने भी नहीं आया, अब उसमें इतनी ज़्यादा अकड़ है तो अकड़ा रहे, मैं नहीं कुछ करूँगी। तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है। तो जमाल को देख कर ना दीमत जल्दी से मतलब उठती है और भाग कर उसके पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो जमाल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। तो फिर वो जमाल को देखकर बोलती है कि मतलब कहाँ पर गए थे तुम? वो बोलता है कि क्या हुआ? तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने वाले हो? बोलता है कि नहीं। तो वो बोलती है कि तुम भूल गए क्या, आज तुम मुझे मतलब घर से लेने आने वाले थे, तुमने कहा था कि मैं मॉर्निंग में तुम्हें लेने आऊँगा। तो जमाल उसको ना ऐसे मतलब इग्नोर सा कर देता है और बोलता है कि कुछ काम आ गया था तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो दीमत कहती है कि क्या काम आ गया था? वो बोलता है कि मेरा फ़ोन भी टूट गया था और मैं नहीं आ पाया इसीलिए। तो वो बोलती कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इन दोनों में ना भी मिसअंडरस्टैंडिंग ही चल रही है बेसिकली। तो फिर उसके बाद ना जमाल उसे दिखाता है कि बोलता है कि ये देखो मेरा फ़ोन, अभी मैंने इसको सही नहीं करवाया, ये टूट चुका है, जब ये सही होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, समझ में? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड दीमत सेम्स वेरी अपसेट कि मतलब वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तो बोलती कि चलो ठीक है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, मतलब बेसिकली वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती है कि अगर मेरी रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू हो रही है तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हमें आतिश दिखाया जाता है और आतिश ने बैठा होता है और वो मतलब इलुल का कुछ फेवरेट लेके आया होता है। तो इलुल भी वहाँ पर आ जाती है। तो जैसे वो वहाँ पर आती है ना तो वो देखती है कि आतिश वहाँ पर बैठा है, तो वो आतिश की तरफ आती है और धीरे धीरे देखती है कि अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो कुछ छील रहा होता है। आई डोंट नो क्या है ये, भाई मैंने तो नहीं खाया, क्या है ये, किसी को पता है क्या? प्लीज़ लेट मी नो।
तो जैसे वो आता है ना तो वो चीज़ ना इलुल की फेवरेट होती है। तो जैसे ही मतलब इलुल अंदर आती है तो आतिश खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम खाओगी? इस चीज़ के लिए तुम ढूंढ रही थी ना। तो इलुल फर्स्ट टाइम आतिश के हाथ से वो पकड़ लेती है और फर्स्ट टाइम ही वो मतलब स्माइल करती है आतिश को। थैंक गॉड एटलीस्ट इसने गई स्माइल तो किया। तो आतिश फिर उसको देखकर ऐसे खुश हो जाता है और वो बोलती है कि वाह तुम्हें याद है क्या ये मेरे फेवरेट हैं? तो वो बोलती है कि मैंने इनकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा मिस की थी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि ये तुम्हारी फेवरेट है। तो फिर उसके बाद वो खाने लगते हैं और आतिश की भी स्माइल मतलब आ जाती है चेहरे पर इलुल को खुश देखकर। तो फिर मतलब वो खाने लगती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आतिश बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो वो बोलती है कि इसके लिए तो तुमने बहुत ज़्यादा पैसे भरे होंगे। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब मतलब मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आए। फिर उसके बाद ना इलुल खाने लग जाती है जो भी होता है वो। और वो बोलती है कि इसकी स्मेल ना मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी फिर आतिश कहता है कि जब हम घर पे होते थे ना तब भी हम ये बहुत खाया करते थे, क्या तुम्हें याद है इस चीज़ के बारे में? तो इलुल चुप हो जाती है। तो इलुल उसके सामने ऐसे देखती है तो बोलती है कि नहीं मेरे को तो कुछ नहीं याद कि ये हम खाया करते थे या फिर कुछ भी। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम इसे मतलब स्टोव पर ही बनाया करते थे? तो इलुल उससे फिर से कहती है कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं याद इस चीज़ के बारे में। और फिर उसके बाद बोलती है कि क्या मतलब मेरी मॉम के बारे में कुछ मुझे बताओगे? क्या मेरी मॉम मुझे पसंद करती थी? तो आतिश कहता है कि हाँ वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और फिर इलुल उससे पूछती है कि क्या पापा भी मुझे पसंद करते थे? तो वो बोलते हैं कि हाँ पापा भी तुम्हें बहुत पसंद करते थे। और ये चीज़ सुन के ना उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर वो बोलती है कि मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है कि मतलब हमारे बचपन की बातें। फिर उसके बाद आतिश उसे बताता है कि नहीं नहीं मेरे फादर भी और तुम्हारे फादर भी तुम्हें बहुत पसंद करते थे और वो हमेशा तुम्हारे बालों को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो बोलती है कि क्या सच में? तो वो बोलता है कि हाँ सच में। तो फिर इलुल बोलती कि आई रियली डोंट रिमेंबर। तभी पीछे से ना मरजान आकर उनकी बातें सुनने लग जाती है एंड शी फील्स लाइक फाइनली दे आर टुगेदर नाउ बट इट्स रियली हर मैथ। फिर ऐसे इलुल से कहती है कि मतलब मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है इस चीज़ के बारे में। मेरे को किसी की भी मतलब शक्ल नहीं याद, मेरे को मम्मा की शक्ल नहीं याद, मेरे को पापा की शक्ल नहीं याद। मतलब ओनली जो मुझे चीज़ याद है ना वो मुझे याद है सिर्फ दर्द और मेरा चिल्लाना और किस तरीके से मुझे कुचल कर फेंक दिया गया था। ये सब मेरे को सब याद है। इसके अलावा आई रियली डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और इतनी बात सुनकर आतिश वॉज सो सैड। हाय गाइस, तो मतलब जैसे इलुल ये सब बातें करती है ना आतिश के पास कि मैं बिल्कुल भी मतलब तुम्हारे जैसा साथ नहीं रहना चाहती। मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बीती है जैसे बिल्ली की ज़िंदगी इस सड़कों पर बीती है, वैसे ही मैंने ज़िंदगी बचाई है। ये ना दुनिया बहुत बड़ी है पर इस दुनिया में मैं खुद को बहुत छोटा समझती थी और इसीलिए अब ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं सिर्फ अकेली रहना चाहती हूँ। अब मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहती। तुम्हें पता है कि एक बिल्ली की ज़िंदगी कैसी होती है सड़क पर? तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे पता है ना, सड़कों पर ज़िंदगी तो मैंने बिताई है। और जो उसके हाथ में उसके खाने का होता है ना वो भी वहीं पर रख देती है और बोलती है कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये तुम अपना खुद के पास ही रखो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और वहीं पर मरजान खड़ी होती है और वो सब ना ऐसे बातें सुन रही होती है उसकी। आई एम सो सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड, मतलब कोई आवाज़ आ रही है तो आई एम इन हॉस्पिटल एंड यहाँ पर थोड़ा आवाज़ें आती रहती हैं। फिर ना तभी मरजान वहाँ पर आ जाते हैं। गाइस आई रियली डोंट नो बट मेरे को ऐसे लग रहा है कि आतिश और इलुल को ना थोड़ा स्पेस देना चाहिए मरजान को। मतलब उन दोनों को थोड़ा सा अलग से मिलने देना चाहिए। ये खुद बीच में ना आए कि शायद वो मतलब आतिश से बात करने लग जाए। फिर इसके बाद ना हजार आता है आतिश के रूम में ऐसे घुसकर और ना वो बहुत ज़्यादा से गुस्से में होता है। तो जैसे आतिश उसको देखते हैं ना तो वो फाइल चलाकर उसके सामने मारता है। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इनकी सिक्योरिटी ऐसी है क्या? मतलब ये रोक नहीं सकते क्या इसको? मतलब ये कभी भी इसके घर में कभी भी मुंह उठाकर चला आता है और इनकी सिक्योरिटी कुछ कर ही नहीं रही है। आई रियली डोंट नो। फिर इसके बाद ना वो बोलते कि तुमने ये सेक्टर मतलब बंद क्यों कर दिया 2 साल के लिए? तुम बोल रहे हो कि वो सेक्टर रिस्की है, तो ये मतलब क्या मतलब है तुम्हारा इस चीज़ के लिए? और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या? तो आतिश बोलता है कि कुछ भी समझ लो, जो मैंने कहा है और जो मैंने बोला है और जो मैंने लिखा है सब कुछ तुम्हारे सामने है और अब तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो जो क्वेश्चंस तुम मुझसे पूछ रहे हो ना उनके जवाब तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो मुझसे मत ही पूछो तो बेटर है। तो उसको ऐसे फिर से हजार को ऐसे हो जाता है कि ये कैसे ऐसे तरीके से मेरे साथ बोल सकता है।
तो वो आतिश को बोलता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? हाँ। तो आतिश भी उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। तो फिर आतिश ने एकदम से खड़ा हो जाता है और वो हज़ार की तरफ ऐसे धीरे धीरे जाता है। तो हज़ार की तरफ ऐसे जाकर तो बोलता है कि ये सब तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं, और अब इस चीज़ को मैं ही अंजाम दूंगा और तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। और इससे पहले मैं कुछ और करूं तो अभी तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, अगर तुम हारना नहीं चाहते तो मैं पहले ही बता दूं कि जो तुमने मुझे चैलेंज किया था वो अपना चैलेंज उठा ले लो। और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ। फिर ना हज़ारों से कहता है कि तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या अपने आप में? तो आतिश बोलता है कि हाँ बहुत, और ये मेरा कॉन्फिडेंस ना अभी तुम सह नहीं पाओगे। तो बोलता है कि इसी कॉन्फिडेंस में तुम हारोगे, देख लेना। तो वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब होगा तभी देखेंगे। और ये तो मैं पक्का पता करवा ही लूँगा कि तुम हो कौन, आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो। ये चीज़ तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। तो तभी हज़ार कहता है कि कोई बात नहीं, पता करवाओ, जैसे तुम्हें पता करवाना है तुम पता करवाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो अब नहीं छोड़ूंगा। भाई बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। फिर उसके बाद ना आतिश से बोलता है कि प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ तो नहीं बोलता, बोलता कि गेट आउट फ्रॉम हियर, और इससे बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ना मतलब वो बाहर आता है और बाहर ना किसी को कॉल करने लगता है। एंड मरजान उसको देख लेती है कि वो किसी से बात कर रहा है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इवन वो मरजान की तरफ देखता भी नहीं है, उसको पता नहीं होता कि मरजान पीछे खड़ी है। और मरजान भी ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो जल्दी से भागकर आतिश के पास जाती है और आतिश से पूछती है कि क्या हुआ, मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहा था, हज़ार यहाँ पर क्यों आया था? मैंने बाहर देखा उसको घर से बाहर जाते हुए और तुम्हारे यहाँ से निकलते हुए, कुछ हुआ है क्या? वो यहाँ पर क्यों आया था? भाई तुम्हारी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तुम्हें, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है। पिछली बार नज़ीर वाला भी सीन ऐसे हुआ था कि अगर सिक्योरिटी अच्छी होती तो वो अंदर आता ही नहीं, इतना कुछ होता ही नहीं। अब हज़ार भी बिना कुछ करे ही अंदर आ जाता है। क्या ही हो रहा है, मतलब थोड़ी सी ना पता नहीं क्या बोलना चाहिए अब मुझे। फिर उसके बाद ना वो उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने सब कुछ रोक दिया है, वहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनाने देने। तो मरजान कहती है कि तुमने तो मतलब बोला था ना कि ये हम डिसाइड करेंगे खुद, और अब तुम ये सब खुद डिसाइड कर रहे हो। और जब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था इस चीज़ का तो तुम बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे और तुम मुझे बोल रहे थे कि ये सब हम दोनों को मिलकर डिसाइड करना था। अब तुमने क्यों ये अकेले डिसाइड कर लिया? फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी कि मैंने ये सब किया, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, बट मैं हज़ार के साथ ऐसे करना चाहता था। तो वो बोलती है कि मैंने भी तो तुम्हें यही आंसर दिया था, तो तुमने उस दिन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो फिर वो उसके बाद उसको सॉरी बोलता है। तो मरजान से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और इस दुनिया में तो एक बंदो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो तभी वो उसको ऐसे हक कर लेती है और मतलब आतिश भी ना थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसको इलुल की बातें और हज़ार की बातें याद आ रही होती हैं। फिर इसके बाद ना जमाल पर आता है, यार इनको ऑफिस से निकाल दो गाइस, क्या मतलब 24 घंटे ऑफिस, इतना भी ऑफिस रोमांस हमें नहीं देखना इनका। मैं बोर हो चुकी हूँ इनका ऑफिस रोमांस देख कर, रोमांस भी नहीं हो रहा, लड़ाई हो रही है बस। फिर उसके बाद ना जमाल जाता है दीमत के पास और दीमत को बोलता है कि बात सुना दीमत, मुझे शायद तुमसे ना कोई बात करनी है। तो दीमत उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है, वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। तो वो फिर से दीमत की तरफ ऐसे देखता है, तो वो बोलता है कि प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देख तो लो। तो दीमत फिर उसको मतलब इग्नोर कर देती है, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। एंड आई एम विद यू दीमत, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है अब इसका, तो वो नहीं देखती उसकी तरफ भी। तो फिर बोलता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ जो चीज़ हमारे साथ हुई है। मुझे लगता है कि हमें ना मतलब बैठना चाहिए, अगर तुम चाहती हो तो यहीं पर बैठते हैं, अगर तुम चाहती हो तो बाहर बैठते हैं, पर हमें ना ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो दीमत उसको फिर से कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि हम कभी फिर बात करेंगे।
तो अभी मैं काम कर रही हूँ। इतना कहती जाती है तो वो लैपटॉप बंद कर देता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें ना मेरी बात सुननी चाहिए थी। मत मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमें कहीं पर चलकर बात करनी चाहिए, हमें कहीं पर बैठकर बात करनी चाहिए। और ये चीज़ जो हम सब दोनों के बीच हो रहा है ना, हमें इस चीज़ को भी मतलब सॉर्ट आउट करना चाहिए। आतिश ना अपनी कार इल्लू की गाड़ी के आगे लगा लेते हैं कि वो मतलब पहाड़ से नीचे ना जाए। तो मरजान अभी बहुत ज़्यादा से डरी हुई होती है और वो रो रही होती है कॉन्टीन्यूसली। और जैसे मतलब आतिश वहाँ पर कार खड़ी करते हैं ना, तो इल्लू जल्दी से ब्रेक मार देती है और उसको फिर समझ आता है कि वो अभी तक क्या कर रही थी। फिर उसके बाद ना मरजान जल्दी से खिड़की खोल कर आ जाती है और तभी आतिश भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तो क्या तुम ठीक हो? वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बहन वो तो ठीक ही है ना, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। इनका ना मतलब ये नहीं मेरे को समझ आता, मतलब ये ज़्यादा होता है। चलो होता होगा भाई, हमें कौन सा कोई प्यार करता है, प्यार में होता होगा ये। फिर वहीं पर इलुल भी मतलब ऐसे बाहर आ जाती है। तो ये आतिश की मुझे ना बात बहुत अच्छी लगी। तो वो उसको पहले डांटता नहीं है, वो उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो इलुल बोलती है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो फिर उसके बाद वो उसको डांटता है, बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था इलुल, तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम इस तरीके की चीज़ सोच भी कैसे सकते हो, तुम इस तरीके की चीज़ कर भी कैसे सकते हो? तो अब मिर्ज़ान फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करती है कि चुप हो जाओ आतिश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आतिश उसे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे काम डाउन नहीं हो सकता। तुम्हारी और मिर्ज़ान की दोनों की जान, इल्लुल तुमने अपने आप को डेंजर में डाल दिया था, खतरे में डाल दिया था और मैंने मुश्किल से तुम दोनों को बचाया है नीचे गिरने से, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और फिर ना वो उसको हक कर लेता है और मिर्ज़ान वहीं पर खड़ी होती है। तो वो मिर्ज़ान को भी अपने साथ ऐसे ले आता है और दोनों को ऐसे इक्वली हक कर लेता है। तो बोलता है कि अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता ना, तो मैं शायद तुम दोनों के साथ ही मर जाता, तो मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था। तो उसके बाद ना इल्लुल फिर आतिश को धक्का मारती है और बोलती कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, जो मेरा पास्ट का बर्डन है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। तो प्लीज़ अब और मैं नहीं सह सकती, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मेरे से उम्मीदें छोड़ दो, हम नहीं एक साथ में रह सकते। मैं तुम लोगों को दुख दे रही हूँ, मैं तुम दोनों को हर्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर अभी ओवर मत उम्मीदें रखो, कुछ भी मत रखो। फिर वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, तुम लोग मुझ पर गिव अप कर दो प्लीज़। तो आतिश बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिर्ज़ान, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा और मैं तुम पर गिव अप कर दूँ ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किलों से तुम मुझे मिली हो और हम दोनों को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता, आज ना फिर कल। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं रह सकता, समझ में आई? और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हें कभी मुझे भूलने दूँगा। वो बोलती कि क्यों नहीं करोगे? मैं अब नहीं सह सकती कुछ भी, अब मेरे को और फॉलो मत करो आतिश, मैं भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वो फिर से ऐसे जाने लगती है कार में। तो वो उसको फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तो इल्लुल फिर से उससे बोलती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। और मिर्ज़ान उन दोनों की ये हालात देख कर ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाती है कि उसको ऐसे लगने लगता है कि ये सब ना उसी की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि मैं तुम सबको नुकसान पहुंचा दूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलते हैं कि आज के बाद ये बात बोलने की हिम्मत भी मत करना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूँगा। बेसिकली ना अभी ये काफ़ी ऐसे खींच रही है सेम चीज़, लाइक कब के इतने एपिसोड्स आ गए और सेम चीज़ खींच रही है, इसीलिए हम ना इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऊब से गए हैं, ऐसे बोरिंग सा लगने लग गया, सारा कुछ सेम सेम सा हो रहा है। बट अब जो आने वाले एपिसोड्स हैं ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखोगे, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। क्योंकि पहले जो एपिसोड थे ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग काइंड ऑफ थे, अब नहीं है। अब मतलब मिर्ज़ान आतिश को छोड़कर चली जाएगी, ये वाली सीन्स भी आएंगे और सेपरेशन भी आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे इनके लाइफ में, वो भी चीज़ें आएंगी, 1000 वाला भी सीन आएगा। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान वहीं पर खड़ी रह जाती है और वो इल्लू को हक कर लेता है और मिर्ज़ान उसको देखती रहती है। और फिर उसके बाद सीधा रूम का सीन आता है। मिर्ज़ान ना मतलब ऐसे सोच रही होती है इल्लू के बारे में, और इल्लू के बारे में सोच कर ना उसका ऐसे दिमाग सा ख़राब हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलती कि मैं इस तरीके से अब नहीं काम कर सकती, मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम लोगों को दुख दे रही हूँ, मैं तुम लोगों को हर्ट कर रही हूँ। और मिर्ज़ान को ये चीज़ लग रही है कि शायद मतलब मेरी वजह से इल्लू को ये सब सहना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती कि मुझे पता है कि मुझे अपने रास्ते तुम लोगों से मतलब दूर कर लेने चाहिए, मैं तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तुम भाई बहन इतने टाइम से मिले हो, क्यों ना मैं ही खुद को तुम लोगों से अलग कर लूँ। तो बेसिकली ये सोच रही है आतिश और इल्लू को छोड़
कर जाने की। तो तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो जैसे आतिश वहाँ पर आता है ना, तो मरजान फिर उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है। तो मरजान उसको देखकर फिर उसकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाते हैं। बट यहाँ पर मरजान कितनी सुंदर लग रही है ना। तो आतिश उसको देखता है, तो मरजान जाती है, फिर आतिश को ऐसे हक कर लेती है और वो वहाँ पर रोने लगती है। और आतिश की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो उससे पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मरजान, थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पर मरजान ना उसको भी कुछ भी नहीं बताती कि वो उसको छोड़कर जाने वाली है या कुछ भी, बिकॉज उसको पता है कि वो उसको कभी भी जाने नहीं देगा। अभी वो खुद सोच रही है इस चीज़ के बारे में। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मरजान, मुझे ऐसे लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो, तुम सही हो। और वो फिर उसको ऐसे हक कर लेता है। तो फिर मरजान बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं तुम्हें ना कुछ हो जाए। फिर वो बोलता है कि आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा, और ये मैं चीज़ कभी होने ही नहीं दूँगा कि इस तरीके की सिचुएशन कभी बन पाए। तो वो बोलती है कि मैं भी ऐसी नहीं सिचुएशन होने दूँगी। भाई अभी तो तुम रोक नहीं पाए, तभी क्या कर लोगे, तभी भी तो सेम ही सिचुएशन होगी। तो फिर उसके बाद मतलब हमें इलुल का सीन दिखाया जाता है। इलुल बैठी होती है अपने रूम में, और वही चीज़ें उसके ना दिमाग में बार बार आ रही होती है कि कैसे मरजान चिल्ला रही थी। तो वो अपना ब्रेसलेट लेकर उसको घुमा रही होती है, और वो सोचती है कि अब मैं इस तरीके से कैसे कर सकती हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्यों किया। और उसको ना खुद भी ऐसे फील हो रहा होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तभी ना पीछे से जो सालिहा है वो आ जाती है। वो बोलती है कि बेटी क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो। बोलती है बेटी सीरियसली, मतलब तुम ज़्यादा नहीं हो रही आजकल। वो बोलती कि ऑफ कोर्स अब तुम ये इस घर की बेटी हो तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। वो बोलती कि बस बंद कर देगी नाटक तुम्हारा, ठीक है ना, समझ में आई, तुमने मुझे इस तरीके का क्यों बना दिया। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ है ना आज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है कि आज मैं अपने भाई को मारने वाली थी, और मैंने मरजान को भी बहुत हद तक हर्ट कर दिया था। तुम्हें को पता है क्यों, क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया ही नहीं। तुमने मुझे ये भी नहीं सिखाया कि प्यार करते कैसे हैं और प्यार को फील कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने बस मुझे यही सिखाया कि दूसरों को हर्ट कैसे करना है, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाना है, दूसरों को ना नुकसान कैसे करना है। इसके अलावा तुमने मुझे क्या सिखाया, तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं। और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया कभी। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया क्या कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें थोड़ा सा मुझ पर प्यार जताना चाहिए। तो बोलती कि ओ तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो उसके साथ, तो मत करो ना, और तुम्हारा भाई वैसे भी पागल हो जाएगा, कहीं तुम्हें बाहर ना फेंक दे। और मरजान को कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से बाहर फेंक देगा। और यहाँ पर हम कितने अच्छे से तो रह रहे हैं ना, मैं तुम्हारी माँ बनकर रह रही हूँ, और मेरे को तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो बोलती कि प्लीज़ अब यहाँ से निकल जाओ। तभी ना 1000 की कॉल आ जाती है इलुल के फ़ोन पर। तो वो फ़ोन उठाती है और सालिहा ना ऊपर से होकर देखने लगती है कि किसकी कॉल आ रही है। तो वो बोलती कि प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो बोलती क्यों जाऊँ, तो बोलती कि सुना नहीं तुम्हें, जाओ, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और सालिहा वहाँ से चली जाती है। और 1000 की इलुल को 1000 की कॉल आती है ना, तो बोलती कि अब तुम कहाँ से आ गए। बट वो उसकी फिर भी कॉल पिक कर लेती है, और पिक करते ही ना फिर बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ। तो बोलता है कि आज तुम डिनर के लिए क्यों नहीं आई, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था ना। वो बोलती कि मैं नहीं आऊँगी, और ना ही आ जाऊँगी ना ही कल आऊँगी। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया था, अब तुम्हें जवाब मिल गया ना इस चीज़ का। अब मुझे आज के बाद कॉल मत करना, समझ में आई। अगर तुमने कॉल की तो देख लेना, गेट लॉस्ट। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। एंड मतलब वो तो ऐसे हो जाता कि ये कैसे हो गया। तो वो फ़ोन कट करते हुए बोलता कि इसकी इतनी हिम्मत, अगर मैं इसके साथ सही से पेश आ रहा हूँ तो ये मुझे इस तरीके से मतलब रिएक्ट करेगी मेरे साथ। फिर इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुमने सच में मुझे इस तरीके से बात की मेरे से कि गेट लॉस्ट। तुम सोचती क्या हो अपने आप को, तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम हो क्या, हाँ अपने आप को तुम समझती क्या हो। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। बट मेरे को ऐसे लग रहा है गाइस ये इलुल और 1000 का लव एंगल शो कर रहे हैं। बस वही चीज़ें हैं जो मरजान और आतिश की थी ना, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अभी। फिर इसके बाद ना मतलब वो फ़ोन मारता है चलाकर, और उधर से अब्दू आ जाता है। अब तो नीचे बैठ जाता है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि ओ मैंने अपने गुस्से के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था अभी। तो वो बोलता है कि हाँ वो लोग सोचते क्या हैं अपने आप को, हाँ उधर आतिश ये सब कर रहा है, उधर उसकी बहन ये सब कर रही है, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, हाँ उनको अभी तक पता नहीं है कि उनको उनके साथ होने क्या वाला है, पर उनको ना ये चीज़ जल्द ही पता चल जाएगी। तो वो बोलते हैं कि हाँ उनको पता चल जाएगी, आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए सर, उनको जल्द ही पता चल जाएगी। और मैं आपको ना कुछ बताने वाला था। तो वो बोलता है कि हाँ बताओ क्या बताने वाले थे।
तो वो कहता है कि जो स्वीट्स वगैरह हमने मतलब पीछे लगाए थे ना आदमी जो आतिश के, वो मतलब उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और उसके बारे में ना हमें कुछ पता चला है, और जो मतलब हैंड डिलीवरी है वो स्वीट्स वगैरह वो हमें खुद करनी चाहिए या फिर उस आदमी के थ्रू भेजें। तो वो बोलते कि नहीं नहीं नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, जब सही टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये हैंड डिलीवरी होगी या फिर उसको सीधा भेजेंगे। तो मतलब इनको ना कुछ बेसिकली ऐसी चीज़ मिल गई है आतिश के ख़िलाफ़, जिसको ये उसके ख़िलाफ़ अब यूज़ करने वाले हैं, और ये अब ये चीज़ प्लान कर रहे हैं कि कैसे उसको मतलब सीधा उसके घर पे वो चीज़ भेज देनी है या फिर ये खुद उसको वो चीज़ देने गए जाएंगे। फिर इसके बाद ना हज़ार कहता है कि मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मेंशन में ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने अभी इलुल से बात की थी, तो हमारे आदमी को कहो कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो वो मुझे पता करके दे सब कुछ। वो बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको पता कर देता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो हज़ार यहीं पर अभी भी इलुल के बारे में सोच कर ना ऐसे परेशान हो रहा था कि उसने मेरे साथ इस तरीके से बात क्यों की। फिर इधर जो दीमत है वो बैठी होती है, तो दीमत ना ऐसे मतलब फ़ील कर रही होती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या जमाल को, क्या मैंने मतलब बात ज़्यादा ही खींच ली क्या, अब जमाल को मतलब ऐसे बुरा लग गया होगा क्या मेरी बातों का, क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। अभी ना मतलब ऐसे सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मेरे से सच में काम ही नहीं हो रहा ये चीज़ें सोच कर। और तभी जमाल वहाँ पर आ जाता है और वो गेट ओपन करता है। तो जैसे वो गेट ओपन करता है तो दीमत ऐसे पीछे देखती है और जमाल मतलब अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो दीमत कहती है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि देखो जो हमारे बीच अभी चल रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसे चलता रहे, और मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब इस टॉपिक पर ना अभी हमें बात कर लेनी चाहिए, और मुझे पता है कि ये चीज़ें ना अभी ऐसे अच्छी नहीं लग रही, राइट। तो तुम भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, और अब मुझे पता लग रहा है कि तुम सही बात कर रही थी, और अब मेरी ही गलती थी इसमें कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। और जो अब हमारी में बीच में जो बात हुई है ना, चलो इसको जल्द से मतलब ख़त्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे बीच जो चीज़ें हैं वो ख़राब हों, और मुझे ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बैड लग रहा है। और तुम मतलब मेरे पूरा दुनिया मेरी तुम हो, और मैं तुम्हें कैसे दुखी कर सकता हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मैं जस्ट तुम्हें देख कर ही हार जाता हूँ। तो वो उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है कि हैं जमाल इतना कुछ बोल रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अगर तुम्हें हर्ट किया ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में नहीं चाहता था तुम्हें हर्ट करना, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो वो बोलती है कि क्या। वो बोलते हैं कि वेट करो। वो बोलते हैं कि बताओ तो। फिर बोलता है कि वेट तो करो। फिर वो बाहर जाता है और बाहर से ना कुछ उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आता है, और वो अपने मतलब हाथ के पीछे छुपा कर लाता है। एंड यहाँ पर ये कितना क्यूटी लग रहा है ना। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि आओ देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तो दीमत ऐसे खुश हो जाती है इस चीज़ को देखकर। गाइस मैं दीमक तो नहीं बोलती ना, मैं दीमत बोलती हूँ ना, मतलब मैं कई बार भूल जाती हूँ कहीं मैं दीमक तो नहीं कर रही। फिर उसके बाद चलो छोड़ो इसको। उसके बाद ना मतलब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक छोटू सा क्यूट सा टैडी होता है। तो वो बोलती है कि वाओ जमाल ये बहुत अच्छा है। तो फिर वो बोलती है कि बहुत क्यूट है। वो बोलते हैं कि मेरे जैसे क्यूट है ना। तो दीमत भी ऐसे शर्मा जाती है कि हाँ तुम्हारे जैसे ही क्यूट है, पर तुम इससे ज़्यादा क्यूट हो। और वो बोलती है कि ये तो नकली है ना, तो तुम मेरे ओरिजिनल क्यूटर टेडी बियर हो। और इतना सुनते ही भाई दीमत और जमाल दोनों खुश हो जाते हैं। जमाल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि देखो कितनी इनोसेंट लग रही है ना, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारा ओरिजिनल टेडी बियर हूँ। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और दीमत भी उससे माफ़ी मांग लेती है कि आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें मतलब हर्ट किया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो बोलते हैं कि कुछ भी करो, जो भी तुम करोगी ना सब चीज़ें एक्सेप्ट हैं दीमत मुझे, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहता। तो दीमत उसे बोलते कि मैं भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, जस्ट मैं तुमसे डर रही थी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब ना मुझे मतलब काम करने दो। तो बेसिकली वो उसके लिप्स की तरफ देख रहा होता है जमाल, तो उसको लगता है कि कहीं किस ना कर दे। तो वो बोलती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो काम करने का बहाना लेकर वो काम करने लग जाती है, और जो जमाल है वो वहाँ से चला जाता है। और इधर आतिश बात कर रहा होता है जाहिदे से, और उसके बारे में मतलब पूछ रहा होता है। और तभी ना मतलब वहाँ पर मरजान आ जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि वेन्यू चेंज हो गया है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम आप जो मीटिंग वीडियो है ना वो आप लॉन्च कर दो, मुझे बता दो कि कहाँ पर सब कुछ होने वाला है। तो वो दोनों ऐसे बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं कि वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर रखना है। गाइस बहुत हंगामा होने वाला है। गाइस आर यू रेडी। मरजान आतिश को छोड़कर चली जाएगी यार, आई रियली डोंट वांट दिस।
तो फिर उसके बाद ना मतलब आती है मरजान और बोलती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। वो बोलता है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, वेन्यू चेंज हो गया है और वेन्यू मतलब जब डिसाइड हो जाएगा तो हम यहाँ पर ही रख लेंगे। तो मरजान ना ऐसे अपसेट से होती है, तो वो बोलता है कि मरजान बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ। तो फिर मरजान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है क्योंकि उसको ऐसे लग रहा होता है कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या हम ये कंपनी में करेंगे। तो फिर बोलता है कि हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ ना हमें कंपनी के मेंशन में करनी चाहिए या फिर हमारे ही घर पे करनी चाहिए। तो वो वेन्यू बेसिकली ऐसे डिसाइड सा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब ना मतलब इलू ज़िंदा है तो ये हॉस्पिटल वाला सीन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी मीनिंगफुल हो गया है और ये मतलब जो है मेंशन में होने वाला है वेन्यू, ये सब ना हो जाना चाहिए और जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इलुल से रिलेटेड वो भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम सब करेंगे और ये मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए तो कंप्लीट ज़रूर करूँगा। और एक इलुल ज़िंदा है और उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और ये प्रोजेक्ट ना अब मेरे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया है। तो आतिश बोलता है कि ये मेरे लिए भी बहुत मीनिंगफुल है पर तुम्हारे लिए ज़्यादा है, मुझे पता है, तो तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो बोलती कि क्या पता शायद इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हम एक हो जाएं और इलुल हमारे साथ आ जाए, क्या पता हमें मतलब जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आतिश उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं बट उसको पता होता है कि अभी इलुल कुछ भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या इलुल हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी। तो वो बोलती है कि मेरे को ना मतलब ये चीज़ें मैं बहुत बार सोच रही हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मतलब वो हमारी सपोर्ट करेगी। और आतिश कहता है कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा और भी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी बट क्या पता आज नहीं तो कल वो हमें सपोर्ट करेगी और हमें समझ आएगी कि हम सब उसके लिए कर रहे हैं। तो मरजान भी बोलती है कि हाँ शायद, बट मरजान बेसिकली अभी यहीं पर यही सोच रही है कि वो कैसे मतलब इन दोनों के बीच में से चली जाएगी तो इन दोनों का रिश्ता सुधर जाएगा। तो ये चीज़ ना आतिश भी नोट कर लेता उसके मुंह से। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी मुझे ऐसे लग रही हो, तो अपसेट हो क्या, तो मतलब कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बैठ जाती है वहीं पर। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी आतिश, ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, मेरे को पता है। तो आतिश उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है मरजान, इस चीज़ के लिए ना तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई रियली फील कि इसमें मरजान की गलती ही नहीं है, भाई उसके बाप की गलती थी। अब इलुल को भी इसको यार इतना टॉर्चर करना बंद कर देना चाहिए। तो अभी ना मरजान बेसिकली उन दोनों को स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाएगी। फिर इसके बाद ना मरजान उसको पकड़ती है और बोलती कि आई रियली लव यू सो मच और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और मैं जस्ट तुम्हें ये बताने के लिए कह रही थी कि तुम कभी भी हार मत मानना। तो बेसिकली वो उसको ऐसे हिंट तो दे रही है बट आतिश को भी थोड़ी कुछ पता चलेगा। फिर उसके बाद वो बोलते कि चलो इन बातों को छोड़ो, मुझे लगता है कि आज का दिन हमें अच्छा कुछ करना चाहिए, इन चीज़ों से सब चीज़ों से दूर, सिर्फ तुम और मैं। तो ना आतिश ऐसे स्माइल सी करने लगता है। तो वो बोलती है कि मतलब इनविटेशन मिल चुके हैं सबको, पर मैं ये चाहती हूँ कि आज का दिन है ना वो मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रखूँ हम दोनों के लिए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे को थोड़ा सा काम करना है, तुम्हें जो करना है वो कर लेंगे। आज की शाम मैं तुम्हारे लिए फ्री रखूँगा, आज की शाम सिर्फ हम दोनों की होगी। और उसको वो किस करता है और वहाँ से मतलब बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे पास थोड़ी देर के बाद में आ जाऊँगी। तो बोलता है कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुज़्ज़म हानिम है ना वो मिलने जाती है हज़ार से, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि शायद हज़ार को कोई आइडिया हो चुका है। तो वो बोलती है कि कल जो तुम डिनर पर आए थे हमारे घर पे और तुम बकवास कर रहे थे और उस चीज़ ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा से दिमाग ख़राब कर दिया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हाँ तुम चाहते क्या हो, मुझे सच सच बताओ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम चाहते क्या हो। तो वो बोलते कि मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो जस्ट ये तुमसे यही पूछ रहा था कि तुमने इलुल का घर क्यों चलाया। तो वो ऐसे हो जाते कि इसको कैसे पता। वो बोलती कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो बोलते कि सीरियसली मैं बकवास कर रहा हूँ, बट बकवास वाला क्वेश्चन तो आप मुझसे कर रही हैं। तो वो बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझ में आई, और मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे तो इलुल का पता भी नहीं था। वो बोलता कि वैसे भी तुम अब मना करोगी कि नहीं किया, मुझे तो सब पता है ना, तो डिनाई करने वाला तो सीन ही नहीं है। तो ये काली बिल्ली डर जाती है। तो वो उससे पूछते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हाँ तुम्हारा गोल क्या है ये बताओ मुझे,
समझ में नहीं आ रही मुझे तुम चाहते क्या हो। वो बोलता है कि जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी थी कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने उसका घर क्यों जलाया, जस्ट आई वांट टू नो इट, जस्ट मुझे आंसर दे दो। तो वो बोलती है कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। किस चीज़ का आंसर दूँ मैं तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी, और इसके अलावा कुछ नहीं है बात करने को। तो इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो मतलब पीछे से हज़ार आवाज़ लगाता है कि मिस मुज़म्मा हानिम, हम एक दूसरे को और भी ज़्यादा मिलते रहेंगे। और वो मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसे विलन्स की तरह से हंसने लग जाता है। तो अब्दू बोलता है कि सर आपने उसको आपसे बता क्यों नहीं दिया, और आपने अपने हाथों से उसको एविडेंस क्यों नहीं दिखाया, वो तो खुद ब खुद ही मान जाती। तो हज़ार बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मुझे उसको एविडेंस दिखा देना चाहिए था, पर जो किसी को ऐसे तरपा तरपा कर मज़ा लेने में है वो मतलब और किसी में क्यों। हाँ, मैं उसको मतलब इतना 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 तरपाना चाहता हूँ कि उसको खुद को पता चले कि उसने किया क्या है। आई थिंक ये बेसिकली इलुल के घर का मतलब इलुल वाला बदला ये लेगा भाई मुज़म्मा हानिम से। आतिश तो अब तक कुछ नहीं कर पाया उसको, क्योंकि पता ही नहीं चला अभी उसकी जो मॉमी है वही मेन विलन है। बट आई थिंक हज़ार को सब पता चल गया है, हज़ार उसके बारे में पता भी करा रहा है, तो वो मतलब उसकी चीज़ पता करवाएगा अच्छे से, और उसके साथ तो वही मतलब यही करेगा उसको तो ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं इलुल बैठी होती है अपने रूम में, और इलुल ना कुछ सोच रही होती है क्योंकि उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है, और वो ब्रेसलेट्स के बारे में ऐसे सोच रही होती है बार बार। और जब वो उसकी मतलब सोचती है कि वो मैं ये चीज़ें क्यों कर रही हूँ, एवरीथिंग मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है, सब कुछ मेरे लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये चीज़ क्यों इतनी तंग कर रही है। तभी ना वहाँ पर मिर्ज़ान आ जाती है। तो वो बोलती है कि क्या इलुल मैं अंदर आ जाऊँ। तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखती है, तो वो बोलती है कि हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करूँगी, डोंट वरी, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। मैं जस्ट तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, कुछ चीज़ें थी जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करूँगी। तो इलुल ना बेसिकली फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है कि ये कहना क्या चाहती है। फिर वो बोलती है कि अपने भाई को मेरी वजह से ब्लेम करना प्लीज़ बंद कर दो, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो। वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को जला सकता है, और पहले उसने ये सब किया भी है जस्ट बिकॉज़ तब तुम यहाँ पर नहीं थे, उसको यही लगता था कि तुम हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली गई हो। और मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि खून के रिश्तों से ऊपर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो बेसिकली अभी ये खुद की बात कर रही होती है यहाँ पर कि वो मतलब उसके आतिश के लिए सिर्फ इलुल ही ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ब्लड बॉन्ड तो उसका मतलब इलुल के लिए ही है ना। तो वो फिर इलुल के साथ ऐसे बैठ जाती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं इलुल, मुझे पता है कि तुमने बहुत मुश्किलें सही हैं, पर अब मैं ना सब कुछ तुम्हारे लिए इजी कर दूँगी, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर दूँगी। तो आतिश ना ज़ाहिदे से बात कर रहा होता है और उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया ये वो। तो बेसिकली अभी मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले आपको कि मिर्ज़ान ने पूरी प्लानिंग कर ली है, वो आतिश को छोड़कर जाने वाली है। अपकमिंग एपिसोड्स में हम देखेंगे कि आतिश को छोड़कर वो चली जाएगी, और या फिर जो काली बिल्ली है उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। तो तभी ना मिर्ज़ान वहाँ पर आ जाती है। तो मिर्ज़ान आती है, वो मतलब साथ में ना एक बॉक्स लेकर आती है। तो वो बोलता है कि ये क्या है, तो वो बोलती है स्कल्पचर मटेरियल है। तो वो बोलता है कि वाह, क्या तुम मतलब ये लाइन में कब से आ गई। वो बोलती है कि ये हम दोनों साथ में बनाएंगे। तो वो बोलता है कि साथ में कैसे, क्या बनाना चाहती हो, क्या तुमने आर्किटेक्चर बंद कर दिया है क्या, और ये नया काम कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट कर दिया उसकी जगह। तो वो बोलती है कि ही बहुत फ़नी हो तुम। फिर इसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैं अपने हम दोनों के हाथ ऐसे जोड़कर एक बनाना चाहती थी, और मेरा बहुत टाइम से ये मन था, इसीलिए मैं ये करना चाहती थी। हॉस्पिटल में रखेंगे ना, कितना अच्छा लगेगा, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छा लगेगा। वो बोलते हैं कि इसीलिए मैं ये बनाना चाहती हूँ, और ये मैं ना हमारी एज अ मेमोरी भी रखना चाहती हूँ। सो ये इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि ये जा रही है, और वो मतलब सारी क्यूट क्यूट चीज़ें ना अभी पहले आतिश के साथ करना चाहती है। फिर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या मिर्ज़ान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि क्या होगा मेरे दिमाग में आतिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि इलुल के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसके नाम का हॉस्पिटल खुल रहा है। तो आतिश ना फिर इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें हमारा रिश्ता याद करना है ना, तो तुम्हें इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है बट स्टिल मुझे ना ये करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है कि ये सब करना, अपने दिल से अच्छा करना, मैं सब ये तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बोलती है कि थैंक यू सो मच आतिश, तुम मेरी हर बात मान लेते हो। और वो ना उसको ऐसी ज़ोर वाली जप्पी देती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब इसे ना बनाते हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो फाइनली पानी लेकर आती है फिर उसके लिए, और वो दोनों ऐसे मतलब वो घोलने लगते हैं। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने ये कभी नहीं किया। आप लोगों में से किसी ने ये बनाया है क्या? कैसा होता है मतलब, क्या ये जो इनका जो बनेगा मतलब हैंड्स वाला, क्या वो सच में ऐसे बन जाता है या फिर सिर्फ स्कैम ही है? ये मेरे को नहीं पता, मतलब कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो हाथ मतलब बीच में रखना है इसके, अगर हम मतलब निकाल लेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। अच्छा चीज़ ना मतलब टाइम लेती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि जैसे हम अभी हक करके खड़े हैं, क्या हम इसको भी ऐसे हक करके बना लें क्या? तो वो हंसने लग जाती है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि नो मैटर कि हम जितने मर्ज़ी एक दूसरे से दूर हों पर हमारे हाथ ऐसे ही रहेंगे। तो बेसिकली आपको पता चल गया है कि इसने फुली प्लानिंग कर ली है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कल हम जा नहीं पाए ना डिनर के लिए, तो मैं आज सोच रही थी कि आज तुम मेरे साथ डिनर कर लो, हम दोनों के साथ मैं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम बाहर चले जाएंगे। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। यार आई एम नॉट रेडी फॉर दिस सेपरेशन, मैं नहीं चाहती कि ये चली जाए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे छुपा रही हो क्या कुछ? तो वो बोलती है कि नहीं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। वो बोलती है कि क्या कह रही हैं? वो बोलती है कि आतिश कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आतिश, मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज रात को हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। और चलो मैं प्रिपरेशन से स्टार्ट करती हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे सूखने देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो वो बोलता है कि ठीक है, वैसे हाथ तो अच्छे बने हैं गाइस, ऐसे सच में होते हैं क्या? फिर तो मैं भी बनाऊँगी। फिर उसके बाद इलुल अपने रूम में होती है और वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश जैसे अंदर आता है ना, तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो वो इलुल को बोलता है कि कैसी हो तुम, क्या तुम ठीक हो बहन? तो इलुल उसकी तरफ पहले तो देखती है, तो फिर वो बोल देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र तुम मत करो, फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलती कि नहीं जी मैं फ़िक्र नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट तुमने मुझसे पूछा तो मैंने भी तुमसे बैक ऑफ स्पीच पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आतिश मतलब फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि लुक आइलुल देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चीज़ें ना इजी नहीं रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में किसी के भी लिए इजी नहीं रहती हैं, पर अब मुझे पता है कि तुम्हें ना ये चीज़ें हार्ड लग रही हैं, इन चीज़ों से डील करना। क्यों ना हम तुम्हारे लिए कुछ प्लान करें, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाहता था, क्यों ना हम किसी से एक्सपर्ट से सपोर्ट ले लें। तो बोलती है कि किस तरीके की सपोर्ट और कौन सा एक्सपर्ट? तो आतिश कहता है कि थेरेपी ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि व्हाट थेरेपी? तुम चाहते हो कि मैं थेरेपी लूँ? क्या मैं पागल हूँ? हाँ बताओ मुझे, क्या मैं पागल हूँ जो मैं थेरेपी लूँ? तो बोलते कि इलुल मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। वो बोलते कि नहीं जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, और इन तुम लोग जो झूठे हो ना, इन लोगों के बीच में रह रह कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने ये सब किया, बाकी मैं पागल नहीं हूँ, समझ में आई? और फिर वो बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर इन्विटेशन देने आया था कल के लिए, जो मरजान ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना तुम्हारे नाम का, वो कल लॉन्च होने वाला है, तो क्या तुम आओगी? और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो कल के दिन, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन हो। फिर ना वो मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है, तो चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती कि मैं नहीं आऊँगी या कुछ भी। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ कपड़ा नहीं है तो हम शॉपिंग के लिए चल सकते हैं। वो बोलते कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और डोंट वरी, मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर ऐसे गंदे कपड़े पहन कर, लोगों को लगेगा कि हाँ ये आतिश की बहन है, ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। वो बोलते कि
किस तरीके की बात कर रही हो? अगर तुम फटे पुराने कपड़े भी पहनकर वहाँ पर आ जाओगी ना, स्टिल तुम मेरी बहन हो और मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तुम जैसे भी वहाँ पर आओगी मेरे साथ खड़ी रहोगी, मैं इसी में ही खुश हूँ और ये चीज़ ना तुम्हें जान लेनी चाहिए, समझ में आई? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इलुल को मतलब आतिश की ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है और वो मतलब अकेली अकेली स्माइल करने लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मरजान ऐसे कुकिंग बुक में से देखकर वो कुछ खाना बना रही होती है। यार आज के ज़माने में भी कोई कुकिंग बुक्स यूज़ करता होगा क्या? मैं यूट्यूब से यूज़ मतलब बनाकर ट्राई करती हूँ, बट मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, वो वैसा नहीं बनता है। फिर उसके बाद वहीं पर आतिश आ जाता है, तो वो आतिश को बोलती है कि आतिश तुम नहीं देख सकते, ये सब तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। जब तक तुम टेबल पर नहीं आ जाते ना तो तुम वहाँ पर नहीं देख सकते। तो वो बोलता है कि ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं नहीं देखूँगा। ओके शेफ़, मैं अब कुछ नहीं देखूँगा। फिर उसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ पर ना जला हुआ कुछ पड़ा होता है। तो वो बोलता है कि मैं ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेंशन भरी है और ऊपर से हम ये खाएंगे जहर भरा, तो हमारी ज़िंदगी और ना ख़राब हो जाएगी। मतलब वो उसको टीज़ कर रहा होता है। तो बोलती कि मेरे को जितना मर्ज़ी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर लो आतिश, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगी और मैं तुम्हारी इस गेम में बिल्कुल भी पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब रेसिपीज़ देख कर ही बनाया है और ये सब कुछ बहुत अच्छा बना है। और फिर ना आतिश ऐसे स्माइल करने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि चलो चलो, अब तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, डिनर रेडी है और तुम ये चीज़ ना ख़राब नहीं कर सकते, सब कुछ रेडी, अब तुम वहीं पर देखोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारी आंखें कुछ कह रही है मुझसे, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? तो तभी ना पीछे से कोई आ जाता है और वो दोनों वहीं पर देखने लग जाते हैं। इंसान जल्दी से उससे पूछती है कि कौन आया घर पे? तो वो बोलते हैं कि हम पता लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा जमाल देखो भाई, कूल लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है, हैंडसम तो लग रहा है ये। फिर उसके बाद ना 1000 के सारे लोग ऐसे बाहर आते हैं और जमाल वहीं पर खड़ा ऐसे देख रहा होता है कि ये क्या, ये शॉकिंग एंट्री कैसे? और तभी मतलब जो 1000 है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो वो बोलता है, जमाल बोलता है कि वाओ व्हाट अ सरप्राइजिंग एंट्री। तो वहाँ पर इलुल भी आ जाती है और इलुल भी देखने लगती है। तो 1000 ना इलुल की तरफ देख रहा होता है, तो जो जमाल है वो देखता है कि वो मतलब इलुल की तरफ देख रहा है और अभी भी उसकी निगाहें इलुल की तरफ ही होती है, हट ही नहीं रही होती। और तभी वो देखता है कि आतिश और मिर्ज़ाना दूर से आ रहे होते हैं। आतिश और जमाल भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, इलुल की तरफ। तो इलुल उसे बताती है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, इस बार मैंने नहीं इसको बुलाया, ये खुद ब खुद ही आ गया। बेइज्जती होगी 1000 तेरी। फिर ना 1000 वहीं पर खड़ा होता है। तो आतिश उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करने आए हो यहाँ पर? वो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ आतिश करहान, जो तुमने मेरे घर पे भेजा था, अब मैं उसको वापस लेकर आया हूँ। तो इलुल भी ऐसे कंफ्यूज सी हो जाती है कि मतलब सीन क्या है। तो वो मतलब अपने आदमियों को इशारा करता है, तो वो उसके आदमी ना कोई आदमी को लेकर लाइक उसको पक्का इसने ठोका होगा, तो उस आदमी को पकड़कर वो आ रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि इसको लेकर आए हैं। तो तभी 1000 उसको पकड़ता है और नीचे पटक देता है वहीं पर। और 1000 और जो आतिश है सब लोग ऐसे देखने लगते हैं और जमाल तो देखते रह जाता है कि ओ माय गॉड। तो बोलते हैं कि मैं इस कुत्ते को लेकर आया हूँ और इस कुत्ते को तुमने मेरे घर भेजा ताकि तुम मेरे बारे में पता लगा सको। सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ कि मैं कुछ देख ही नहीं पाऊँगा? और जमाल ऐसे लिटरली उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि इस आदमी ने अपने लिमिट से ज़्यादा कुछ कर दिया। तो अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब मेरे घर पे ऐसे कुत्ते भेजने बंद कर दो, वरना जो तुम्हारे साथ होगा तो फिर देख लेना। तो आतिश उसे बोलता है कि ओ, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी मेरे घर पे आके? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस गेट से यहाँ तक आ सकते हो विदाउट एनीथिंग? और तुम्हें किस चीज़ का डर है? अगर तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो तुम्हें फिर डर किस चीज़ का है? हाँ, तुम्हें डर किस चीज़ का लग रहा है? तो आतिश वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो वो बोलता है कि मेरे को इस तरीके से मत देख आतिश, और अगर तू मेरे बारे में जान गया ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो फिर मत देख, मत पता कर। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूँगा, जो भी आएगा कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त सब कुछ कर लूँगा। यार बेसिकली मेरे को नहीं पता लग रहा कि क्या सीन है इनका। अब मेरे को इतना पता है कि ये मतलब जो भी रिवेंज ये लेने आएगा ना, ये बिल्कुल 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 बेसलेस है। बिकॉज़ इसके फादर ने जो भी कुछ किया, तो उसमें आतिश का क्या रोल है भाई? इसमें आतिश को क्यों कुछ करने आ गया? और इलुल के साथ उसका रोमांस चल पड़ेगा और फिर इलुल को मतलब ये उसके अगेंस्ट करेगा, ये सारा कुछ होता रहेगा ड्रामा। फिर
फिर इसके बाद ना सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तो सब लोग मतलब ऐसे देखने लगते हैं इलुल की तरफ, और आतिश भी इलुल की तरफ ऐसे देखने लगता है। सो कुछ टाइम इलुल भी उसको ऐसे देखती है, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना मिर्ज़ान मतलब लिटरली उससे पूछती है आतिश से कि क्या तुमने सच में उसके ऊपर कुछ आदमी भेजे थे क्या? वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने भेजे थे। तो वो बोलती कि सीरियसली? वो बोलता है कि वो इतना घूम रहा है हमारे आसपास, तो मुझे सीरियसली इस पर शक हुआ था। तो मिर्ज़ान से बोलती है कि मुझे ना तुम पर यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम ऐसे आराम से सोच नहीं सकते कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके की मिस्टेक्स हमेशा क्यों कर देते हो आतिश? क्यों सबको ऐसे कर देते हो? वो बोलता है कि मिर्ज़ान अब मैं क्या करूँ? हाँ, वो आदमी रोज़ यहाँ पर आ जाता है और उसको कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है उसके साथ, और इतना तो मुझे पता लगाना ही होगा। मैं इतना चुप करके नहीं बैठ सकता, मुझे उस चीज़ के बारे में पता लगाना ही होगा। तो फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। आतिश रूम में आता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? वो बंदा हमेशा हमारे घर पे आ जाता है, सिक्योरिटी कुछ करती नहीं है। भाई तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है, वो बंदा हमेशा तुम्हारे घर पे आ जाता है, तुम्हारी सिक्योरिटी कुछ करती नहीं है। पहले नज़ीर भी आ गया था, अब ये भी आ जाता है। मतलब तुम्हें ना थोड़ी सी अपग्रेड करनी चाहिए भाई अपनी सिक्योरिटी। थोड़ा जमाल को भी थोड़ा सा इन्हेंस करो, कि जमाल को बोलो कि थोड़ा सा दीमत पर कम ध्यान दे, ऑफिस में कम ध्यान दे, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दे भाई। आई डोंट नो, मतलब जमाल है अच्छा, मतलब फाइटिंग वगैरह में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट सिक्योरिटी इनकी अच्छी नहीं है। तो फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि अब मैं उस आदमी को नहीं देखना चाहता जमाल। अब मेरे को मतलब कुछ ना कुछ तो उससे ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा है उसके मतलब मामले में, कुछ तो है, कुछ वो छिपा रहा है। तो जमाल से कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब और भी लोग लगा दूँगा 1000 के पीछे, और 1000 को तो मैं हैंडल कर लूँगा, और मैंने ऑलरेडी इस तरीके के आदमी बहुत हैंडल किए हैं, तो तुम फिक्र मत करो। और मैं अपनी सिक्योरिटी भी और ज़्यादा ऐसे बात करता हूँ, और तुमने वैसे भी मुझे इस कंपनी में डाल दिया है और कंपनी का काम संभाल रहे हो मुझसे, और इसीलिए फिर मैं यहाँ पर कम ध्यान दे पाता हूँ और तुम खुद एक्शन करने में बिज़ी रहते हो। तो फिर उसके बाद ना वो उसकी तरफ ऐसे देखता है आतिश गुस्से से, वो बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया क्या? तो फिर उसके बाद ना वो जमाल बोलता है आतिश को कि जाओ, तुम मिर्ज़ान ने तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया है, तो अपना मूड ना बस उस 1000 के लिए प्लीज़ मत ख़राब करो, ये अपना गुस्सा ना कल के लिए रख लो, आज तुम जाओ मिर्ज़ान के साथ, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम। तो वो कहता है कि हाँ सही बोल रहे हो जमाल, मुझे ऐसे करना चाहिए, मिर्ज़ान ने आज बहुत कुछ किया है और उसके साथ हुआ भी बहुत कुछ है आज, और इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को थोड़ा मिर्ज़ान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उसके दुख दर्द थोड़े कम हों। भाई तो थोड़ा सीलूर के साथ भी टाइम स्पेंड कर ले प्लीज़। फिर जैसे आतिश वहाँ पर जाता है तो ये बेबी अपने बेबी देखने लग जाता है, मतलब ये लोग अपने बेबीज़ में ही बिज़ी हैं, और सबसे बड़ा बेबी 1000 इलुल बेबी को ले जाएगा और ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये अपने बेबी में ही बिज़ी रह जाएंगे। फिर इसके बाद ना हम देखते हैं जो 1000 है वो अब्दू के साथ बैठा होता है कि आज तो हमने आतिश को मज़ा चखा दिया। मुझे लगता है कि उसके पास ना अभी भी अच्छा इनफ नहीं है, उसको क्या लगता है कि मैं उसको हरा नहीं सकता। नहीं, जब तक उसको मैं हरा नहीं देता ना अब्दू, तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तभी ना 1000 को इलुल की कॉल आ रही होती है, तो फिर वो बोलता है कि पहले इलुल हम तुम्हारे साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम तुम्हारे ब्रदर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इलुल को यूज़ करेगा आतिश के ख़िलाफ़। तो फिर उसके बाद जो अब्दू है वो भी बोलता है कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, इसको यूज़ करते हैं। अगर तूने इलुल को यूज़ किया ना तो हिसाब लगा लेना अपना। तो फिर इलुल उसको कॉल करती है तो वो पिक नहीं करता। तो फिर इलुल बोलती है कि ये मतलब बात क्या है? हाँ, वैसे तो ये मुझे हमेशा कॉल करता रहता है और अब ये मेरे मतलब फ़ोन का आंसर नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है? तो इलुल फिर से कॉल मिलाती है, तो वो फिर से उसको कॉल करती है 1000 को। तो 1000 फिर से ऐसे कॉल नहीं उठाता, तो इलुल को ऐसे हो जाता है कि ये है क्या, अब ये मेरे को सच में गुस्सा दिला रहा है, भाई ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। इस तरीके से वो बात करने लगते। तो अब उसको ऐसे लग रहा है कि वो मेरा आंसर करे। भाई तू है कौन, उसकी लगती क्या है वो जो तेरा आंसर करे? तू भी मत किया कर उसका फ़ोन कर, ब्लॉक कर देना उसको। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों का। फिर उसके बाद जो काली बिल्ली है ना वो बुरी बिल्ली के पास जाती है, तो वो बुरी बिल्ली को बोलती है कि तुमने 1000 को क्या बताया? तो बुरी बिल्ली बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो काली बिल्ली कहती है कि नहीं तुमने उसको बताया है कि मैंने ऐसे घर को जला दिया था, सब कुछ तुमने उसको बताया, उसको कैसे पता चला? तो वो बोलती है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे बारे में 1000 को कुछ बताऊँगी, तुम्हारे साथ तो मैं भी फंस जाऊँगी ना, तो मैं उसको क्यों बताऊँगी कुछ भी। तो वो सोचने लगती है, तो वो बोलते हैं कि मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये 1000 को ना आतिश के साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, पर वो इलुल में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? तो वो बोलती है कि मेरे को क्या पता होगा क्यों इंटरेस्टेड है, ये काम तुम पता करवाओ ना, मैं कौन सा यहाँ पर साइकेट्रिस्ट हूँ जो मैं सबकी ऐसे प्रॉब्लम्स
सोचती रहूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम मुझे क्यों कंसर्न करेगी भाई, तुम लोग सोचो। तो वो बोलती कि तुम अपने आप को सोच समझती क्या हो सालिहा, ये बुरी बिल्ली समझती है अपने आप को। तो वो बोलती कि अपना ना जो ये नाटक कर रही हो ना अपने पास ही रखो। तो सालिहा बोलती है कि तुम भी अपने पास ही रखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो काली बिल्ली मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू खुद सोचना मतलब छोड़ देगी कि तुम्हारे साथ हुआ कैसे। अगर तूने मुझे क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें क्रॉस कर दूँगी, अगर तुम मेरी साइड में हो मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे तुम मेरे साथ करोगी वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूँगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है पर इसको ये नहीं पता कि ये इनका लास्ट डिनर होने वाला है साथ में, बिकॉज मरजान इज़ गोइंग टू लीव हिम टुमारो मॉर्निंग। सो आतिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है डिनर के लिए। तो वो देखता है कि पेड़ पर ना एक चिट लगी होती है, तो वो चिट की तरफ देखता है जिस पर ना मरजान ने एक नोट रखा होता है जिस पे लिखा होता है कि जो ये तुम्हारी जर्नी है ना इस तरफ जो आ रही है उसमें तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलेगा। और इतना पढ़ कर आतिश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो बोलती है कि ये जो रोड है ये फॉलो करते रहो, ये तुम्हें उस औरत के दिल के पास ले जाएगी जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो आतिश मतलब वहाँ पर आता है और मरजान ने बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की हुई होती है। तो वो बोलता है कि आज तो बड़ा तुमने डेकोरेट किया। वो बोलती है कि जस्ट मैं हम दोनों को चांस देना चाहती थी लाइक एक डिनर डेट के लिए। तो बोलता है कि ये सब बहुत सुंदर लग रहा है, जस्ट तुम्हारे जैसे तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो मरजान उसे बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, क्या तुम्हें सच में ये पसंद आया। तो बोलते हैं कि अगर तुमने ये सब किया है तो मुझे कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे कभी पसंद ना आए। एंड ही सेड कि ऑफ कोर्स आई लाइक्ड इट, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया और जितने भी मेरी रोड हैं वो सारी तुम्हारे पास ही जाती है और जो मेरी ज़िंदगी है वो भी तुम्हारे पास आकर ही ख़त्म होगी। तो फिर बोलती कि अगर क्या होगा अगर हमारे रास्ते एक दिन अलग हो गए। तो वो बोलते कि ये मैं कभी होने नहीं दूँगा, हमारी जो ज़िंदगी है हमारी जो किस्मत है वो एक हो चुकी है, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगा, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। एंड दे वर सो हैप्पी हेयर और वो दोनों इन्जॉय कर रहे होते हैं और सारा खाना मरजान ने बनाया होता है। एंड दे वर टॉकिंग एंड एन्जॉइंग द इवनिंग नाइट। सो उसके बाद हमें हज़ार दिखाया जाता है। तो हज़ार ना बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा होता है और अब्दू को बोल रहा होता है कि अब ना हमें मतलब जो इस फाइल्स में मिसिंग है ना, जो आतिश ने जानबूझकर इस चीज़ में मिस किया है वो चीज़ हमें जल्द से जल्द ढूंढनी होगी, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो फिर उसके बाद अब्दू कहता है कि कहीं आप मेरे पे शक तो नहीं कर रहे, जो मुझे उन्होंने फ़ाइल्स दी मैं तो वहीं लेकर आया हूँ। बोलता है कि नहीं नहीं रे, तुम पर क्यों शक कर रहा हूँ, मैं आतिश को अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ मुझे वही चीज़ देगा जिस पर उसको लगता है कि हाँ वो सेफ़ है, उसके अलावा वो मुझे कुछ भी नहीं देगा। फिर इसके बाद ना वो बोलता है कि पर वो चीज़ों का बारे में ना हमें बहुत जल्द से जल्द पता करना ही होगा और उन चीज़ों के लिए ना मुझे लगता है कि मुझे उसको फिर से ऐसे पर्सनली फ़ेस करना होगा। फिर इसके बाद वो बोलता है कि फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लाइक आपको जाना चाहिए उसके पास और उससे बात करनी चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं अभी टाइम नहीं आया है, अभी उनको ढूंढने दो मेरे बारे में अगर पता करते हैं। तो तभी ना उसका डोर नॉक होता है। तो वो बोलता है कि आधी रात को कौन आ गया यहाँ पर कब्ज़ा लेने। तो वहाँ पर होती है इलुल। तो इलुल आती है भाई यहाँ पर, इलुल की एंट्री आई जस्ट लव हर ब्रो, आई जस्ट लव हर। आतिश का खून है ये सच में पता चल रहा है। तो वो आती है बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तो तुम्हें ना अपना ये सड़ा हुआ फ़ोन उठाना है, समझ में आई। और इलुल ऐसे फुल यहाँ पर ऐसे सैवेज लग रही थी भाई, मेरे को मस्त लगी यहाँ पर। फिर इसके बाद वो बोलता है कि वेल 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 इलुल, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है और मैं ऑर्डर्स देता हूँ, मैं ऑर्डर्स किसी के लेता नहीं हूँ। तो फिर इसके बाद वो बोलता है कि और मुझे कभी भी ऑर्डर देने की कोशिश मत करना, समझ में आई। तो वो बोलते कि तुम भी मुझे ऑर्डर देने बंद करो और वो बोलते कि तुम मेरे सामने खड़ा होना बंद करो। तो वो बोलती है कि जो मैं करूँगी, जो मैं बोलना चाहूँगी, जो मैं चाहूँगी सब करूँगी। अगर तुम्हें इतने ज़्यादा वो चीज़ें तंग कर रहे हैं ना तो अपने कान बंद कर लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हज़ार उसे कहते हैं ना पहले तो मेरे से ठीक से बात करो, समझ में आई। फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें उतनी वैल्यू दूंगा जितनी तुम डिज़र्व करती हो। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो लेट्स स्पीक प्रॉपरली देन, जो तुम प्रॉपरली मुझसे बात करना चाहते हो ना तो वो बात मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। तो अब तुम सबसे पहले प्रॉपरली मुझसे बात करोगे। तुम्हें मेरे भाई से चाहिए क्या, तुम मेरे ब्रदर के पीछे क्यों पड़े हुए हो, हाँ
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे ब्रदर के पीछे। तो लेट्स फाइनली गाइस इलुल अपने ब्रदर की साइड ले रही है। तो फिर वो बोलती है कि पहले तो मुझे यही बता दो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, तुम मेरे ब्रदर से चाहते क्या हो। तो फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। फिर इधर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर। तो आतिश ना उसकी तारीफ़ कर रहा होता है और बोलता है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में पसंद आया। वो बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ। तो मरजान ऐसे ना चुप होती है। वो बोलते हैं कि तुम्हें आज तो कुछ हुआ है मरजान, प्लीज़ लेट मी नो कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे, प्लीज़ लेट मी नो। तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं छुपा रही। वो बोलते हैं कि प्लीज़ बताओ मुझे। वो बोलते हैं कि यहाँ इस मेंशन में कितना कुछ हो गया ना, यहाँ पर सब कुछ मतलब हमने कितना कुछ सहा, कितना कुछ हुआ हमारे साथ, हम तुम और मैं, फिर हम हुए, और यहाँ पर हमने कितनी अपनी इंजॉय की लाइफ। गाइस बेसिकली अभी ये बताएगी इसको कि शी इज़ गोइंग टू लेफ्ट हिम। यार आई रियली फील बैड फॉर हिम यार। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि यहाँ पर ना हमने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, आतिश, दुख, दर्द, हंसी मजाक, सब कुछ, प्यार, हमारा प्यार भी यहाँ पर ही हुआ हमें। तो वो बोलता है कि हाँ और ये सब चीज़ें ना हम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे, और हम इस तरीके से टाइम भी हमेशा स्पेंड करते रहेंगे, और जितना आज हमने किया ना इस तरीके की मोमेंट्स हम रोज़ स्पेंड करेंगे। समझ में आई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। तो फिर वो बोलती है कि आज का डिनर और आज की रात हम दोनों की यहाँ पर, तुम समझ रहे हो ना। तो आतिश के ऐसे पसीने से आ जाते हैं आतिश को। तो वो बोलती है कि क्योंकि मैं कल को, इतना ही बोलती है। तो तभी आतिश उसको चुप करवा देता है और बोलता है कि मरजान चुप। वो बोलती है कि आतिश प्लीज़ मेरी बात सुनो, कि जब तुम सुबह उठोगे ना मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तो वो बोलता है कि मरजान तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो मरजान से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आतिश, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपसेट हो, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे और इलुल के बीच में नहीं आना चाहती। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छा ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है कि मरजान बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। समझ में आई तुम्हें। तो वो बोलती है कि नहीं आतिश प्लीज़, मैं कुछ भी तुमसे छुपा कर नहीं करना चाहती थी। वो बोलता है कि जस्ट बिकॉज़ तुम चाहते हो मुझ पर गिव अप करना, पर मैं अब हम पर गिव अप नहीं करूँगा। तुम इलुल की वजह से हम दोनों को छोड़ना चाहती हो, पर मैं तुम्हें, इलुल को, सबको इक्वल प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँगा इलुल के पीछे, मैं नहीं छोड़ सकता। एंड आई रियली लाइक द करेज आतिश हैव। तो मरजान ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे रोने लग जाती है बेचारी। तो वो बोलती है कि आतिश प्लीज़, जो वो सपना था ना वो सब ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें ना फैक्ट को फेस करना ही होगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, और ये चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है। तो वो बोलता है कि नहीं मरजान, मैंने कहा ना तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें, और ये चीज़ ना अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सकता है ना निकाल दो। तो वो बोलती कि आतिश तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरी वजह से इलुल कितना स्ट्रगल कर रही है, और ये चीज़ वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो बोलता है कि उसको टाइम दो यार, वो एक्सेप्ट कर लेगी, और मैं अपनी वाइफ पर कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, ना ही मैं अपनी बहन पर कभी गिव अप करूँगा। समझ में आई। फिर ना मरजान उसे कहती है कि मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अब ज़्यादा वो हो रहे हो, तुम्हें इस चीज़ को ना मान लेना चाहिए कि यही सच है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब इलुल तुम्हें चाहिए और इलुल को तुम्हें टाइम देना चाहिए। तो जैसे इलुल उसके घर पे पहुंचती है ना, तो फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो हज़ारों से बोल रहा होता है कि कोई भी मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, मैं ये किसी को अलाउ नहीं करता। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। समझ में आई। क्यों बहन, तू इसकी क्या लगती है। फिर इसके बाद वो बोलती है कि क्योंकि तुम मेरे ब्रदर के साथ हमेशा पंगे लेते रहते हो, तुम्हें मेरे ब्रदर से प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ पहले तो मुझे। तो उसके बाद ना वो मतलब उसके ऐसे ना चेस्ट पे मारती है 2-3 बार। तो उसका वो हाथ पकड़ लेता है। तो उसको हाथ से पकड़ के ना नीचे से वहाँ पर कुछ पड़ा होता है, तो वो उठाती है और वो उसके गले पे लगा लेती है, और बोलती है कि अब से तुम मेरे ब्रदर से दूर रहोगे। समझ में आई। तुम मेरे से और मेरे ब्रदर से, हम दोनों से दूर रहोगे। अगर तुम मेरे और मेरे ब्रदर के आसपास भी मुझे दिखाई दिए ना, तो हिसाब लगा लेना। तो फिर उसके बाद ना हज़ार ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। बोलता कि लुक एट यू। जो लड़की हर अपॉर्चुनिटी पर अपने भाई से भाग जाती है, वो आज मेरे सामने खड़ी है अपने ब्रदर के लिए। वाह,
क्या बात है। एंड आई रियली लाइक इलुल गाइज यहाँ पर। और वो बोलते कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रदर। सीरियसली मैं मान ही नहीं सकता कि तुम इस तरीके की निकलोगी। चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या तुम्हारे ब्रदर के पास इतना करेज नहीं था कि वो खुद यहाँ पर आकर मेरे साथ लड़ सकता, उसने तुम्हें भेज दिया। तो इलुल से बोलती है कि ऐसा है ही नहीं, मेरे ब्रदर को अभी तक पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे ब्रदर को कुछ भी नहीं पता है, समझ में आई। तो वो बोलते कि ओह तो तुम अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट कर रही हो, इसका मतलब तो यही है ना, तो तुम दोनों की अब बनने लग गई क्या वापस से। गाइस जो भी कहो, मुझे नहीं पता कि आपको ये दोनों अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, मेरे को तो बहुत अच्छे लगने लग गए भाई यार। मतलब अब उनका तो मतलब रोमांस देख देख के ना क्रिंज लगने लग गया मेरे को सब कुछ। अब ये दोनों की लव स्टोरी मेरे को अच्छी लगने लग गई। फिर इसके बाद वो बोलता है कि अब आगे से अगर तुमने इस तरीके से कुछ भी कैरी करके मेरी गर्दन पर रखा ना तो हिसाब लगा लेना। और मेरी बात सुनो, ये मिट्टी से खेलना ना बंद कर दो, अपने घर पे जाओ छोटी बच्ची, और मेरे साथ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। और इन चीज़ों में मत इन्वॉल्व हो जो चीज़ें तुम कल को सहार ना पाओ, समझ में आई। चलो अब निकलो यहाँ से। इलुल पिंग इलुल वो क्यों जाएगी यहाँ से। तो वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो हज़ार ना फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जो चीज़ होती है वो नीचे फेंक देता है। तो उसका हाथ पकड़ कर ना ऐसे मरोड़ने लगता है, तो वो पक्का ऐसे खींच के अपना हाथ से छुड़वा लेती है। वो बोलती है कि मैं पीछे नहीं हटूँगी बिकॉज़ मैं एक लड़की हूँ। और वो जैसे ही उसकी चांटियाँ मारने लगती है ना तो वो हज़ार उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और वो उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और बोलता है कि मत कर इलुल मत कर, समझ में आई। मुझे इस तरीके से मत देख और मुझे कोई और मत समझ, मैं तुम्हारा वार अब नहीं बर्दाश्त करूँगा। एंड तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, हाँ क्या लगता है कि कौन खड़ा है, मैं हूँ तुम्हारे सामने। वो बोलती है कि कहीं पर भी जाओ, जो भी प्रॉब्लम है ना पहाड़ों पर जाओ, पहाड़ों पर जाकर रहो, आई रियली डोंट केयर। तो फिर वो उसका पैर दबा देती है ऐसे फुल ज़ोर से। और हज़ार भी उसकी तरफ से ना देख रहा होता है कि ये लड़की में कोई तो बात है। एंड यहाँ पर ना गाइस ये दोनों एक दूसरे के लिप्स की तरफ देख रहे थे, लिटरली दे वर, मतलब ऐसे इलुल जब बात करी होती ना तो वो उसके लिप्स की तरफ देखती थी पहले, फिर वो उसके तरफ। यहाँ पर भी देखो ये इसके लिप्स की तरफ ही देख रहे हैं। तो मतलब फिर वहाँ पर ना ऐसे वो फिर उसको बोलता है कि अब तुमने जो किया ना, अगर ये सब किसी और ने किया होता ना, तो इलुल कहते तो फिर क्या कर लेते, हाँ क्या कर लेते तुम, क्या तुम उसकी कंक्रीट फेंक देते क्या उनके पैरों पर और उनको समुंदर में फेंक देते, क्या करते तुम, हाँ तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझ में आई। और मेरे साथ ना आगे से पंगा तुम मत लेना, समझ में आई। और जो मेरा सब्र है ना इसको और मत आजमाओ। तो हज़ार भी उसे कहता है कि तुम भी मेरा सब्र मत आजमाओ और यहाँ से निकलो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो वो बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे ब्रदर से, बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हमसे क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि घर पे जाओ और आज के बाद ये चीज़ मेरी गर्दन के पास मत लेकर आना, समझ में आई। तुम उस आदमी के साथ पंगे ले रही हो जिसको तुम कभी हैंडल नहीं कर पाओगी, चलो यहाँ से। तो वो बोलती है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं इस दुनिया में जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊँ, समझ में आई। तो वो बोलता है कि मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तो वो बोलती है हज़ार सर मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो बोलती है कि फिर आऊँगी अगर तुमने फिर से पंगा लिया। इतना कहकर वो वहाँ से मतलब चली जाती है। एंड हज़ार लिटरली इसको देखता रह जाता है कि आहा क्या बंदी मिली है भाई, इसको खुद के जैसी बंदी मिल गई। आतिश इसको सही करे ना करे, इलुल पक्का सही कर देगी। फिर बोलता है कि ये एक्टिंग थोड़ी टफ नहीं कर रही थी। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद ना वो मतलब सीन शिफ्ट हो जाता है। तो मिर्ज़ान रोते रोते ऐसे कमरे में आ जा भाई मेरे को ये ना सच में अब ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगने लग गया कि वो मतलब चाह रही है कि मैं चली जाऊँ। तो जाना था तो उसको बताती ना, सीधे ही चली जाती, तुझे पता था कि वो तुझे कभी भी नहीं जाने देगा, क्या है ये। फिर उसके बाद ना वो रोती रहती है कि आतिश प्लीज़ मुझे जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो आतिश बोलता है कि तुम किस चीज़ से भागना चाहती हो, हाँ तुम किस चीज़ से भागना चाहती हो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। फिर इसके बाद ना वो बोलती है कि मतलब मैं चली भी जाऊंगी पर मेरा दिल तो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। वो बोलता है कि कुछ भी करो, यहाँ पर लड़ाई करो, लड़ो, कुछ भी करो, यहाँ से कमरा सारा तोड़ दो, कुछ भी करो पर प्लीज़ यहाँ पर ही रहो, कहीं पर भी मत जाओ। भाई वो कहीं नहीं जाएगी, बस ड्रामे कर रही है।
यार मेरे को अपना सच में अब बोरिंग सा लगने लग गया। क्या ये है, मतलब सेम चीज़ें वहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वही चीज़ें जो मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही चीज़ें जो सीज़न 1 में थी अब वो इलुल और हज़ार के साथ सेम हो रही हैं। वही एनिमीज़ टू लवर्स वाली स्टोरी, मतलब वही चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, तो क्या मतलब था ये। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूँगा मरजान, कहीं नहीं जाने दूँगा, ना आज जाने दूँगा ना कहीं और जाने दूँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यहाँ से चले जाने के बाद क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं होंगी। जब तक हम दोनों साथ में हैं ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम साथ में सह लेंगे। और हमने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना, क्या तुम उन प्रॉमिसेस को भूल गई हो? क्या तुम्हें वो प्रॉमिस अब कुछ भी नहीं याद है? क्या तुम सच में उन प्रॉमिसेस को भूल गई हो? तो मरजाना से सिर से हिलाने लगती है और फिर वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं, मैं नहीं भूली हूँ आतिश, नहीं भूली हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि अब चलो इस बकवास जो तुम कर रही हो ना, इस चीज़ को अब बंद करते हैं, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझ में आई। और फिर वो दोनों वहीं पर ऐसे लेट जाते हैं। तो जैसे वो दोनों वहाँ पर लेटे होते हैं तो अभी आतिश भी जाग रहा होता है, मरजान भी जाग रही होती है। दोनों ना किसी चीज़ के बारे में ऐसे सोच रहे होते हैं। मतलब मैं मरजान के ऐसे नहीं बोल रही कि मरजान यहाँ पर गलत है, मैं मरजान की भी सिचुएशन समझ रही हूँ कि उसको ऐसे लगता है कि शायद आतिश और इलुल के बीच में ये आ रही है। बट बहन तो घर पे रहकर भी उनको स्पेस दे सकती है। अगर वो कहीं पर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दो दीवार के साथ खड़ी होकर उनकी बातें सुने या फिर कुछ भी। तो उनको स्पेस दे देना, थोड़ा सा उनको भी साथ में टाइम स्पेंड करने दे, तू मत जा बीच में। तो ऑब्वियसली उनकी बनने लग जाएगी। फिर उसके बाद वो बोलती है, मतलब अपने मन में सोचती है कि नहीं नहीं मैं गलत थी, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसे ऐसे सोचने लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। फिर जैसे ही वो मतलब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके साइड पर ना एक फ्लावर पड़ा होता है जो कि आतिश ने रखा होता है, क्योंकि वो अब उसको छोड़कर नहीं जा रही होती। तो वो जल्दी से वो फ्लावर उठाती है और आतिश को देखने लगती है और उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। और जब वो भी उसको गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये अच्छा लगा, और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि तुम मुझे अब और ज़्यादा छोड़कर नहीं जाओगी। अब वो चीज़ें तुमने अपने दिमाग से निकाल दी हैं, तो अब प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वो बोलती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आतिश जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और तुम्हें कुछ भी हैंडल अकेले करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इलुल ने ऐसे लेटी होती है तो तभी ना उसके फ़ोन पर बेल बजने लगती है। तो वो मतलब सोचती है कि अब मेरे को कौन कॉल करने लग गया। तो बेसिकली वो कॉल कर रहा होता है हज़ार। तो वो हज़ार की कॉल देखकर कहती है कि अब इसको क्या हो गया, हाँ अभी ये इतना अनस्टेबल क्यों है। फिर वो कॉल पिक कर ही लेती है। वैसे वो पिक नहीं करना चाहती, स्टिल उसका मन करता है पिक करने का, तो वो पिक करती है। तो बोलती है कि क्या है, अब तुम्हें क्या चाहिए, हाँ क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने वाले हो। तो हज़ार उसे बोलते हैं कि मैं और माफ़ी, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, तुम मेरे घर पे आई थी, मैं थोड़ी तुम्हारे घर पे आया था। तुम आई थी और मुझे धमकी दे रही थी, तो तुम मुझसे माफ़ी मांगो ना, मैं क्यों मांगूँ। तो फिर वो बोलती है कि तुमने फिर मुझे कॉल क्यों की, हाँ। तो वो बोलते हैं कि इसीलिए कि जो हमारी ब्रांच है ना वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और तुम भी तो वहीं पर आ रही हो, और उस पर तुम आ रही हो और मैं वहाँ का पार्टनर हूँ, और हम तुम दोनों मिले ना, तो ये कैसे हो सकता है। फिर वो बोलती है कि मतलब इन चीज़ों के लिए तुमने मुझसे कॉल की है, बताओ बात क्या है, क्या बात करना चाहते हो, जस्ट मुद्दे पे रहो। तो वो बोलते हैं कि आज इनविटेशन मुझे भी आया है अप्रेंटली, बिकॉज़ मैं पार्टनर हूँ तो मुझे तो आएगा ही। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें सब पता ही है तो फिर मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, हाँ बात क्या है, सीधा सीधा मुद्दे पर आओ ना, क्या बात क्या करना चाहते हो। तो वो बोलते हैं कि इस तरीके की पावर को अब मैं छोड़ना नहीं चाहता था ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा था, मुझे पता है कि तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। तो वैसे भी ये इनविटेशन सीक्रेट थिंग तो है नहीं, और ये सबको ही पता है कि आज इनविटेशन है और आज दावत होने वाली है। तो बोलती है कि पॉइंट पर आओ, ये बकवास बंद कर दो, अब सीधा बताओ मुझे और क्या चाहते हो तुम मुझसे। तो फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए कुछ पसंद किया था, गेट खोलो। तो बोलती क्या, वो बोलता है कि जो तुम्हारे रूम का डोर है वो ओपन करो। तो इलुल खड़ी होती है और वो अपने गेट के पास चली जाती है। तो वो डोर जैसे ही ओपन करती है वहाँ पर पड़ी होती है एक ड्रेस, एंड ड्रेस देखकर वो बोलती है कि ये क्या है। वो बोलता है कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए है, इनविटेशन पर वेयर करने के लिए। तो इलुल बेसिकली ना उसको देखने लग जाती है। तो वो बोलती है कि पर ये तुमने मुझे क्यों भेजी। वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ,
क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें भेजी है। तो वो फ़ोन कट कर देती है उसकी बात सुने बिना ही। तो वो देखती है ड्रेस खोल कर, उसमें ना एक चिट लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि वेलकम टू द इनविटेशन, और तुम्हारा फर्स्ट इनविटेशन और दावत है, तो उसके लिए तुम वेलकम, और नीचे लिखा होता है खुद का नाम हज़ार। तो हज़ार का नाम देखकर फिर वो ड्रेस ओपन करती है, और ड्रेस देखकर ना वो बहुत ऐसे हो जाती है कि ये क्या है, हाँ ये उसने मुझे क्यों भेजी, अब ये आदमी करना क्या चाहता है, इसका कोई ना कोई तो प्लान ज़रूर है। और इधर मिर्ज़ान अपनी ड्रेसेस वगैरह इनविटेशन के लिए जो इनको दावत आई होती है उसके लिए ऐसे चेक कर रही होती है। तो वो बोलती है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, काश वो लेट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, आई होप वो लेट ना हो। तो तभी सिसक आ जाती है, मतलब ड्रेस लेकर। तो वो बोलती है कि मैम मिर्ज़ान ये ना वो लेकर आए हैं। तो मिर्ज़ान बोलती है कि मैं इसी का वेट कर रही थी। तभी आतिश भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। तो वो बोलता है कि क्या ये इनविटेशन के लिए है? तो मिर्ज़ान कहती है हाँ इनविटेशन के लिए, पर मेरे लिए नहीं, इलुल के लिए है। तो वो बोलता है कि वाह तुमने इलुल के लिए भी सोचा। तो वो उससे पकड़ लेता है और बोलता है कि सीरियसली। वो बोलती है कि हाँ आज उसका दिन ना, मैं स्पेशली उसका दिन था तो स्पेशल करना चाहती थी उसके लिए कुछ। तो वैसे भी उसका ये फ़र्स्ट इन्विटेशन होगा, वहाँ पर वो गेस्ट्स से मिलेगी, तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। आई थिंक उसको ये परफेक्टली फ़िट हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो तुम बुरा मत मानना, ओके। तो वो बोलती है कि तुम जाओ इसको दे आओ, और वैसे भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, और उसके मेरे मदर के पास भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं और जो उन्होंने अभी तक पहनी नहीं होंगी तो वो भी हम इलुल को दे सकते हैं, अगर मतलब उसको कुछ नहीं पसंद आता तो वो मतलब उसको बोलता है कि कोई बात नहीं मिर्ज़ान, तुम किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने इलुल के बारे में स्पेशली सोचा, इतना ही बहुत है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है, मतलब इलुल पर सीन शिफ्ट होता है, तो वो बोलती है कि ये ड्रेस घर पे कैसे आई और रूम के पास कैसे आई। भाई यार सच में आतिश की सिक्योरिटी क्या है भाई, मतलब हज़ार कुछ भी करे जा रहा है एंड उसकी सिक्योरिटी कुछ कर ही नहीं पा रही। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाती है सालिहा। तो वो बोलती कि वाह इतनी सुंदर ड्रेस ये तुमने किसने दी। तो तभी वो मतलब वहाँ पर वो चिट होती है तो वो पढ़ लेती है। ओह तो बोलती है हज़ार ने भेजी है, बहुत अच्छी भेजी है, सच में बहुत अच्छी ड्रेस है। और मतलब अगर तुम्हारे ब्रदर ने बाई की होती तो वो मतलब इस तरीके की सुंदर कभी भी नहीं लाता ड्रेस, बिकॉज़ मिर्ज़ान उसको कभी ख़रीदने ही नहीं देती, क्योंकि मिर्ज़ान चाहती ही नहीं है कि तुम उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगो। वो हमेशा तुम्हारे लिए अजीब सी ड्रेस लेकर आएगी जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इलुल फाइनली बोल देती है कि मतलब हाँ वैसे भी तुम तो मत ही बोलो कुछ, तुमने तो मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाए थे, एटलीस्ट वो ड्रेसेस तो देंगे। तो इसके बाद वो बोलती है कि ज़्यादा मत बनो इलुल, और तभी पीछे से आतिश आ जाता है और आतिश उसको देखता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके बाद ना वो इलुल को बोलता है कि ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए थे। तो इलुल ड्रेस की तरफ ऐसे देखने लगती है एंड गाइस लिटरली मेरे को सच में अब मिर्ज़ान की ड्रेस नहीं पसंद आ रही और जो सालिहा है ना वो वहीं पर ऐसे देख रही होती है। तो तभी आतिश की ना निगाहें उस ड्रेस पर जाती है जो हज़ार ने भेजी होती है। तो वो उसको देखकर बोलता है कि ये किसने दी तुम्हें। तो वो बोलती है कि क्यों, वो बोलता है कि ये क्या है। वो बोलती है कि ड्रेस है जो तुम देख रहे हो। वो बोलता है कि किसने दी। तो बोलती है कि हज़ार ने भेजी है। तो वो बोलता है कि क्या हज़ार ने क्यों भेजी है, उसने ये ड्रेस क्यों भेजी। तो कब भेजी उसने। वो बोलती है कि अभी भेजी। भाई तू अब सिक्योरिटी का कुछ कर ले, तेरी सिक्योरिटी जब बिल्कुल फेल है, वो तेरे घर पे ड्रेसेस आके रख रहा है, वो भी उनके गेट के सामने, और तू कुछ भी नहीं कर पा रहा सीरियसली। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो इसको फेंक कर आओ। तो इलुल बोलती है कि मैं तो बिल्कुल इसको फेंक के नहीं आऊँगी, तुम मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। वो बोलता है कि कोई भी मेरी सिस्टर को ऐसे गिफ्ट्स नहीं भेज सकता, समझ में आई। तो फिर वो बोलती है कि क्या हुआ है, प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी। वो बोलता है कि मैंने कहा ना कि इसको अब जल्द से जल्द यहाँ से भेज दो। वो बोलती है कि मैं नहीं भेजूँगी इसको कुछ कहीं भी, यही ड्रेस मेरे को अच्छी लगती है, अब यहीं रखूँगी मैं इसको। वो बोलता है कि मैंने कहा ना इलुल। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इलुल भी उसको ऐसे देखने लगती है। तो बेसिकली वो फिर से बोलती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। वो बोलता है कि तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस आदमी से तुम्हें नहीं मिलना है। तो वो बोलती है कि ओ प्लीज़ मैं किसी से भी मिल सकती हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे सब कुछ बताना चाहिए, क्या तुमने मुझे बताया था जब तुमने मिर्ज़ान से शादी की थी। हाँ वो बोलता है कि क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इलुल बोलती है कि हाँ मेरे लिए तो सेम चीज़ है। तो वो बोलता है कि इससे मिर्ज़ान का क्या लेना देना, हाँ मिर्ज़ान का क्या है, और तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो मुझ पर है, इसमें मिर्ज़ान को इन्वॉल्व मत करो इलुल, बहुत कुछ कर रही हो तुम। तो वो बोलती है कि ओके तो जो भी कह रही हो, तो फिर हज़ार को भी तुम इन्वॉल्व मत करो, ठीक है। वैसे भी तुम मिर्ज़ान के ख़िलाफ़ तो कुछ सुन ही नहीं सकते ना, वेल डन। तो वो बोलता है कि एक दिन इलुल, एक दिन मेरी बात सुनो, जब
तुम किसी को प्यार करोगी ना, जब तुम किसी से प्यार में पड़ जाओगी ना, उस दिन तुम मेरी सिचुएशन अच्छे से समझ पाओगी। तो वो बोलती है कि नो, मैं समझना नहीं चाहती, मैं अपना प्यार कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर नहीं रखूँगी, मेरी फैमिली हमेशा मेरे ऊपर ज़रूरी है। तो वो बोलता है कि इतने श्योर हुए बिना ना मत बोलो, मुझे पता है कि उस टाइम क्या होगा, सो प्लीज़। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अब चली जाओ यहाँ से। वो बोलता है कि इसको फेंक कर आओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, इसको मैं नहीं फेंकूँगी, समझ में आई, और वैसे भी मैं इनविटेशन पर नहीं आ रही हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो मुँह दूसरी तरफ कर लेती है। तो आतिश उससे बोलता है कि प्लीज़, ये जो हॉस्पिटल वाला प्रोजेक्ट ना, वो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और वो तुम्हारे नेम से है, तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो, और तुम्हारा वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तुम्हें वहाँ पर हमारे साथ आना ही पड़ेगा, समझ में आई। और इलुल हाँ या ना फिर कुछ नहीं कहती और बेसिकली वो वहाँ से चली जाती है। सॉरी, आतिश वहाँ से चला जाता है और इलुल ना फिर वो ड्रेस देखने लगती है और उसमें एक चिट होती है और फिर वो देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि मरजान ने ही फेंक दी है। तो वो बोलती है कि ऑफकोर्स ये मरजान ने ही दी है, और वो वहीं पर ड्रेस फेंक देती है। और यही तो हज़ार ना लोगों के साथ ऐसे मीटिंग कर रहा होता है जो कि मतलब आतिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सो बेसिकली सब बोल रहे होते हैं कि आज सही मौका है, आज उसके घर पे मेंशन में एक पार्टी है, तो आज हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने इतने सालों तक वेट किया है आतिश को नीचे गिराने का, तो आज बिल्कुल सही टाइम है, क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो हज़ार उनकी तरफ ऐसे देख रहा होता, वो बोलता है कि हाँ, हम फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और आज हम वेट नहीं करेंगे, आज हमारे दुश्मन को हम मिट्टी में ज़रूर मिलाएंगे, जैसे उसने मेरे फादर के साथ किया था ना, वैसे उसके साथ होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है आतिश और मरजान पर। तो मरजान से शावर लेकर बाहर आती है, तो आतिश उसे देख रहा होता है, तो वहाँ पर ना बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस वगैरह पड़ी होती हैं। तो मरजान उन ड्रेसेस को देखने लगता है। तो मरजान जैसे देखती है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि स्पेशली मेरी बीवी के लिए, हाँ, इलुल के लिए एक ड्रेस और बीवी के लिए इतनी। भाई तू मतलब सच में चाहता है क्या तू इलुल को अपना बनाना? लाइक उसने तो कभी शॉपिंग एक्सपीरियंस ही नहीं की ना, ये सब उसके लिए करना चाहिए था। मरजान के पास तो शुरू से इतना पैसा था भाई, वो तो खुद ही कुछ भी खरीद सकती है। इलुल के लिए ये चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस होनी थी, वो खुद की मर्ज़ी से कुछ चूज़ करती, अपनी खुद की मर्ज़ी से अपनी ड्रेस लेती, अब फिर भी उस पर मरजान की वो चीज़ थोप रहा है कि यही पहननी पड़ेगी। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैंटालिटी ब्रो। मेरे को अब सच में ये सब ना बहुत ज़्यादा क्रिंज लगने लग गया, पता नहीं क्यों। बट स्टिल आई लव हर राफ्ता। क्यों, क्या करूँ, छोड़ा भी नहीं जा रहा और देखा भी नहीं जा रहा। शायद आने वाले एपिसोड्स बहुत अच्छे होंगे गाइज़, आप भी मत छोड़ना बीच में से, अभी हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट तो करके ही रहेंगे। फिर इसके बाद ना वो मरजान से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। वो बोलती है कि हाँ, मेरे को बहुत अच्छा, सारी की सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत स्टाइलिश है, तो इनकी क्या ज़रूरत थी। तो वो बोलता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की, तो ये इतना तो सा गिफ्ट तो तुम्हारे लिए बनता था बहन, प्लीज़ चुप हो जाओ अब, चलो कुछ नहीं बोलूँगी अब मैं। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि स्पेशल ड्रेसेस अब अरेंजमेंट तो मुझे करना था ना तुम्हारे के लिए, तो कर दिया। फिर उसके बाद उसको वो थैंक यू बोलती है, तो फिर बोलती है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आतिश उसको ना खींच कर अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। तो फिर उसके बाद ना वो रोमांटिक होने की कोशिश करता है यहाँ पर पूरा। तो बोलता है कि कोई भी फैब्रिक ज़्यादा तुम्हारी मतलब स्किन, तुम्हारी त्वचा से ज़्यादा कुछ भी स्टाइलिश नहीं हो सकता। भाई तो त्वचा की बात क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं नहीं देखूँगी, क्या है, पर देखूँगी तो सही, मेरे को अच्छे भी लगते हैं। फिर उसके बाद ना मरजान एक ड्रेस निकालती है, तो वो बोलती है कि ये कैसे है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये नहीं, इसका तो कट है जो, वो बहुत ज़्यादा लो है। तो फिर पहले लेकर क्यों आया था उसको, उसकी मर्ज़ी, उसकी ड्रेस, वो कुछ मर्ज़ी पहने। फिर उसके बाद वो बोलती है कि सच में क्या, तो वो वापस वहीं पर रख देती है। तो फिर बोलती है कि कौन सी पहनूँ, तो आतिश उसे ड्रेस दिखाता है, तो वो बोलती है कि ये भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो चूज़ करती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि ये अच्छी रहेगी। उसके बाद आतिश की तरफ वो देखता है, तो मरजान बोलती है कि क्या हुआ आतिश, तुम अपसेट से क्यों लग रहे हो। तो आतिश बोलता है कि इलुल से मेरी बात हुई थी ना, तो इलुल कह रही थी कि वो नहीं चलेगी। तो फिर मरजान भी अपसेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों मतलब ऐसे रेडी हो रहे होते हैं और इधर मरजान भी रेडी होकर आ जाती है। तो जैसे ही मरजान वॉशरूम से बाहर आती है रेडी शेडी होकर, तो जो आतिश है वो उसको ऐसे ना देखता ही रह जाता है।
फिर उसके बाद ना आतिश उसको ऐसे खींचता है और अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है। तो मरजान आतिश को बोलती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, भाई इसके भी कपड़े चेंज करवा दो, क्या ये ऑलवेज़ वाइट शर्ट में दिखता रहता है, कुछ और पहन लो ना गाइज़ प्लीज़। लाइक इनके स्टाइलिश को ना रियली थोड़ा सा ऐसे मेहनत करवाओ यार, क्या वही चीज़ें सिंपल देखनी पड़ रही हैं वापस से। फिर उसके बाद वो पूछती है कि आतिश क्या मैं इलुल के पास जाऊँ क्या मैं उससे पूछूँ कि तुम आओगी कि नहीं। फिर उसके बाद वो खुद ही कह देती है कि नहीं मैं उससे पास पूछने नहीं जाऊँगी, अगर वो आना भी चाहती होगी तो अगर मैंने उससे कहा तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ही उससे पूछ लूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद हमें फाइनली जमाल दिखाया जाता है ऑफिस से बाहर। फिर इसके बाद ना वो मतलब जाता है दीमत के पास और दीमत को देखते रह जाता है, क्योंकि दीमत बहुत सुंदर लग रही होती है। तो वो दीमत के पास जाकर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो दीमत उसे थैंक यू बोलती है। तो जमाल उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, फिर हाथ नीचे कर लेता है। तो फाइनली दीमत उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो हाथ पकड़ने में तेरे को क्या ही ऐसे हो रहा है, मतलब ये लौंडे चाहते क्या हैं यार कि मतलब लड़की हमेशा आगे आए, लड़का क्यों ना आए। ये मतलब के ड्रामा होता ना, कब का क्या कुछ हो जाता। फिर उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इस तरीके से मतलब मेरे साथ बिहेव मत करो, जो कुछ हुआ हमारे साथ वो चीज़ें हम भूल जाएंगे। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि बहुत कुछ हुआ है, अभी आतिश और मरजान के साथ भी इतना कुछ हो गया, तो उनके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो फिर उसके बाद ना मतलब इतना सुनते ही उसको ऐसे नज़ीर वाली फीलिंग आ जाती है कि नज़ीर के लिए। तो फिर उसके बाद ना जमाल उसको सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, मैं सच में तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें अपसेट करने वाली कोई बात नहीं है, तो मैंने मुझसे अपोलोजाइज़ करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरे ब्रदर का जब भी मेरे मन में ध्यान आता है तो वो चीज़ें भी इसके साथ आ जाती हैं, कोई बात नहीं, जो भी तुम कह रहे हो वो बात भी तो सही है ना, तो इसमें तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि जो रियलिटी है वो हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके तभी ना उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, तो मतलब जो जमाल है वो देखने लगता है और वो शो करती है कि नहीं एडवर्टाइजिंग मैसेजेस है। भाई सीरियसली अगर तुम शक कर रहे हो एक रिलेशनशिप में तो उस रिलेशनशिप का मतलब क्या रह गया। आई रियली डोंट नो कि ये क्या शो करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जमाल सबकी तारीफ़ करता है कि आज लेडीज़ बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बस जो काली बिल्ली मूव कर रही है ना, ऐसे ही मूव हो रहा है मुझे अब ये सीन देखने में। फिर इसके बाद आतिश और जो मरजान है वो घर से आते हैं, एंट्री मारते हैं सबके सामने और सबको ऐसे मतलब देखते रह जाते हैं सब लोग। तो फिर इसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इलुल को गेस्ट को अटेंड कर लें, फिर इलुल को हम देखने चलेंगे, तो मैं ही चेक कराऊँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो गेस्ट्स को अटेंड करते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, इतने स्पेशल डे पर तुम्हारा यहाँ पर आने का थैंक यू सो मच, और ये वो है ना, वो उनको ऐसे मतलब करते हैं। फिर उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि डांस डांस डांस, तो वो लोग मतलब डांस करने लगते हैं। तो आतिश उसके पास जाता है मरजान के पास और उसके साथ डांस करने लगता है। गाइस किस किस को लगता है कि मतलब सीज़न 1 की मतलब जो सीज़न 1 था मतलब वो चीज़ अब नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई एम मिसिंग सीज़न 1 यार, पता नहीं क्यों मेरे को मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद ना वो डांस करते हैं और तभी उनकी नज़र जाती है हज़ार भाई पर। तो हज़ार है वो एंट्री ले लेता है घर पे और जो मरजान और आतिश है वो देखने लग जाते हैं। और हज़ार भी, हज़ार यार मेरे को अब स्मार्ट लगने लग गया, पहले शुरू शुरू में मेरे को ये स्मार्ट नहीं लगता था। फिर उसके बाद ना आतिश बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ, और ये इनविटेशन तो इसको मैंने दिया ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्यों आ गया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि छोड़ो, मैं इलुल को देखने जा रहा हूँ। पर जो से आतिश जाने लगता है ना इलुल को बुलाने, तो वो देखता है कि इलुल आ रही होती है, वो भी हज़ार की ड्रेस पहनकर, और वो जैसे एंट्री मारती है एंड शी लुक सो ब्यूटीफुल गाइस। यहाँ पर जब वो चलती है ना, आई जस्ट लव इट। तो हज़ार की भी नज़र जाती है इलुल की तरफ कि वो उसके पीछे ही आ गई है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखता है भाई लिटरली हज़ार उसको देखते ही रह जाता है। अब हमें प्यार का रोमांस मिलेगा गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके लव स्टोरी के लिए। आई डोंट नो बट मेरे को बहुत अच्छे लगने लग गए हैं। पहले ही अच्छे नहीं लगते थे बट अब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मरजान और आतिश भी अच्छे लगते हैं बट ये दोनों भी अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद ना मरजान उसको देखकर ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इलुल आ गई। पर वो बोलता है कि पर इसने हज़ार वाली ड्रेस पहनी है जो हज़ार उसके लिए लेकर आया था। तो मरजान कहती है कि कोई बात नहीं, अब हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर एटलीस्ट आ तो गई, भले जो चाहे वो किसी की भी ड्रेस पहन कर आई हो, हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फिर ना हज़ार उसके पास जाता है तो वो बोलता है
मेरी आंखों को वो पसंद आ गया जो उन्होंने देखा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रही है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। एंड वो बोलता है कि ऑनेस्टली तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो इलुल ऐसे बोल रही होती है कि मेरे को बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसी ड्रेसेस मैंने आज तक नहीं पहनी, क्या मैं सही लग रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तो बेसिकली वो हज़ार से पूछ रही है, अपने दुश्मन से पूछ रही है कि वो कैसी लग रही है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो उनको हेलो हाय बोल कर आते हैं, अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे ना तो रूड लगेगा। तो वो अपना हाथ उसकी तरफ कर देता है ताकि इलुल उसे पकड़ सके। तो आतिश बोलता है कि अब मैं ये सब चीज़ें ना नहीं टॉलरेट कर सकता, हज़ार को अपनी बहन के इतने करीब नहीं देख सकता। फिर उसके बाद ना इलुल उसकी तरफ देखकर ऐसे मतलब खुश हो रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे को कितने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली वो आतिश और मिर्ज़ान की बात कर रही होती है। फिर उसके बाद ना आतिश, मिर्ज़ान, इलुल और हज़ार वो सारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर जमाल भी वहीं पर खड़ा हो जाता है आकर, और जो उसका अब्दू है वो भी। यार मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अब ये अब्दू और जमाल को क्यों कंपेयर करने लग गई। भाई हमें आतिश का ब्रदर ही देखना था, ऐसे उसका बॉडीगार्ड नहीं देखना जमाल को हमें। फिर इसके बाद ना आतिश बोलता है कि अच्छा तो अब मुझे पता चला कि तुम अनइनवाइटेड भी यहाँ पर आ सकते हो, पर कोई बात नहीं, चलो तुम अगर हमारी पार्टी में आई गए हो तो वेलकम। तो फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा था इसके बारे में कि मैं शायद नहीं आऊँगा आतिश करहान, क्योंकि तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया था इस पार्टी के लिए, पर मुझे किसी एक ख़ास इंसान ने इस पार्टी के लिए इनविटेशन भेजा था, तो मैं उसका इनविटेशन कैसे रिफ्यूज़ कर सकता था। तो बेसिकली वो ना देखने लग जाता है इलुल की तरफ, और इलुल उसकी तरफ देख रही होती है और हज़ार उसकी तरफ देख रहा होता है। ये नैनो ही नैनो में क्या बातें कर रहे हैं गाइस। फिर उसके बाद वो बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी बहन को ना अपसेट नहीं करना चाहता था, सही किया ना मैंने यहाँ पर आकर, क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो ये अपसेट हो जाती। और इसकी आउटफिट तो देखो, इज़न्ट शी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आतिश फिर ना उसकी तरफ ऐसे घूर घूर के देखने लगता है। तो मिर्ज़ान फाइनली उसकी तारीफ़ करती है कि हाँ बहुत सुंदर लग रही है इलुल, सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो इलुल भी मिर्ज़ान की तरफ ऐसे देखती है और वो भी उसे खुश होकर ऐसे कॉम्प्लीमेंट करती है कि तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। यार इलुल अच्छी है बट उसको सिर्फ ना प्यार चाहिए, एंड हज़ार उसकी केयर कर रहा है तो वो हज़ार की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और जब उसको अपने भाई की ज़रूरत होती है वो सबसे पहले मिर्ज़ान के पास चला जाता है, और अभी उसको उसकी ज़रूरत है तो शायद वो इसीलिए आतिश से थोड़ा दूरी बना कर रख रही है, और उसको भी ऐसे लग रहा है कि शायद वो उन दोनों का रिश्ता ना ख़राब कर दे। आई डोंट नो, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। फिर उसके बाद ना हज़ार उन्हें कहता है कि ये हॉस्पिटल तुम्हारा है क्या। तो वो बोलते कि हाँ हमारा है, पर हमने इसका नाम इलुल रखा है। तो आतिश कहता है कि मिर्ज़ान ने रखा है। तो वो बोलते कि अच्छा मेरे जीते जी एक कब्र बना दी, अब मेरे नाम पर हॉस्पिटल भी बना दिया, वाह क्या बात है। फिर उसके बाद ना हज़ार आतिश से पूछने लगता है कि ऐसे ऐसे करके हमने जो फाइल्स पूछी थी मिर्ज़ान जी आपसे लेनी थी, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसेस फाइल्स थी ना, वो कम थी, मतलब आपने भेजी नहीं या फिर मिस हो गई, उसमें नहीं थी। क्या हुआ आतिश, तुमने इन्फॉर्मेशन पूरी सेंड नहीं क्या मुझे। तो आतिश उसे बोलता है कि उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें सेंड कर दी जितनी नेसेसरी थी इस चीज़ के लिए, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन अबाउट इट। सो उसके बाद वो बोलती है कि सॉरी हमें ना अटेंड करनी है गेस्ट है, सर क्या हम अटेंड कर लें, आप लोग इन्जॉय कीजिए। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो मतलब वहीं पर खड़े रह जाते हैं। और जो जमाल है वो अब्दू की तरफ ऐसे देखता रहता है, भाई मैं नहीं चाहती कि अब जमाल को बॉडीगार्ड ऐसे कंसीडर किया जाए। फिर उसके बाद वो ढूंढता ढूंढता ना दीमत को वहाँ पर आ जाता है, एंड दीमत वो सो अपसेट बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, क्योंकि उसने कितना कुछ किया, वो अपने ब्रदर को भी मिस कर रही है और वो अकेली बैठ कर ना वहाँ पर रो रही थी। और फिर वहीं पर जमाल आ जाता है। तो जैसे ही जमाल वहाँ पर आता है ना तो वो बोलता है कि कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। तो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद ना वो उसके साथ बैठ जाता है और उसको हक कर लेता है। वो बोलता है कि प्लीज़ दीमत प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बोलती कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं किसी का भी मूड अपनी वजह से स्पॉइल नहीं करना चाहती, इसीलिए इस चीज़ को यहीं पर रहने दो। वो बोलता है कि नहीं, जो तुम्हारी आँख में से जो आंसू बहता है ना उसको मतलब मेरे दिल पर भी उसका उतना ही असर होता है, एंड आई रियली डोंट वांट कि तुम मेरे सामने रो, और प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि जो वेडिंग थी ना जमाल इनकी आतिश और मिर्ज़ान की, वो मेरे दिमाग में आ गई और मेरे भाई की भी बातें, वही चीज़ें, वही सीन्स मेरे सामने आ गए। मैं जितने भी इस चीज़ से भागने की कोशिश करती हूँ मैं भाग नहीं पाती, मुझे मेरे ब्रदर की बार बार याद आती है, इवन तो उसने बहुत गलत किया, एंड आई रियली फील इट। गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपने ब्रदर को एटलीस्ट याद तो कर रही है। अभी मिर्ज़ान को देखो,
उसने अपने बाप को एक बार भी याद किया कि कहाँ गया, कौन है। फिर भी यार, चाहे उसने गलत काम किए, बहुत गलत कुछ किया मरजान के साथ, आतिश के साथ, बट स्टिल उसको थोड़ा पता तो करना चाहिए ना। मैंने तो अभी इस एपिसोड सीज़न में, लाइक इन सीज़न में एक बार भी नहीं देखा कि मरजान अपने बाप को याद कर रही हो। चलो खैर, उसकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद ना जमाल उसका मूड थोड़ा ठीक करने के लिए उसको बोलता है कि चलो हम यहीं पर डांस कर लेते हैं, एंड दे वर डांसिंग देयर। और फिर जमाल उसके फ़र्स्ट टाइम हैंड पर किस भी करता है, एंड यहाँ पर दीमत बहुत ज़्यादा शर्मा सी जाती है उसको देखकर, एंड वो दोनों अपनी एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और यहाँ पर ये सीन मेरे को ऐड करना पड़ा गाइस। ये अब्दू ना जायदे पर लाइनें मार रहा होता है, और जो यासिर है वो उसको बचा रहा था, क्योंकि यासिर भी हिद्दे को पसंद करता है, एंड वहाँ पर वो खाने का कंपटीशन करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो इलुल है वो अकेली बैठी होती है और वो देख रही होती है इधर उधर, और मरजान का ना ध्यान उस पर जाता है कि इलुल अकेली बैठी है। फिर उसके बाद ना मतलब मरजान आतिश की तरफ देखती है, और फिर उसके बाद वो जाती है उसके पास सीधा इलुल के पास, और इलुल को बोलती है कि क्या तुम इंजॉय कर रही हो। वो बोलती है कि हाँ। तो आतिश फिर उसके पास आता है कि आतिश बोलता है कि क्या हम डांस करें। तो इलुल बोलती है कि क्या, वो बोलते कि क्या हम डांस करें। वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डांस नहीं करना आता। तो आतिश उसे बोलते कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। वो बोलते कि नहीं नहीं, मुझे ये फैंसी चीज़ें करनी नहीं आती, सो प्लीज़ मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं सबके सामने एक लाफिंग बुद्धा बनकर रह जाऊँ। फिर उसके बाद ना उसका वो आतिश हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो चलो डांस करते हैं। बोलती कि मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मेरे को ये डांस वांस नहीं आता। पर तभी वहाँ पर हज़ार आ जाता है और वो इलुल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और इलुल को कहता है कि क्या हम डांस करें इलुल। एंड गाइस, आतिश की तो लग गए। फिर उसके बाद ना इलुल उसके हाथ की तरफ ऐसे देखने लगते हैं, और तभी आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और वो पीछे कर देता है, और वो हज़ार की आंखों में आंखें डालकर उसको बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इलुल तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगी। और ये दोनों लेडीज़ कृष्णा हज़ार से बोलते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो हज़ार बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो फिर मतलब आतिश वहाँ से चला जाता है और हज़ार उसके पीछे पीछे जाता है, और वो उन लड़कियों को बोल जाता है, मतलब मिर्ज़ान और इलुल को बोल जाता है कि मैं अभी आता हूँ। तो इलुल उसके पीछे जाने लगती है, तो मिर्ज़ान उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ अपने भाई के साथ ऐसा मत करो, ही ट्रूली लव्स यू। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सारी दावत मेरे लिए थी ना, तो मैंने जिसको बुलाना था मैंने बुला लिया, एंड आई रियली वांट, जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनको तो बुलाऊंगी ना अगर दावत मेरी है तो। फिर बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर सबको बुलाया है तो क्या सबको पता है कि मैं और मेरा ब्रदर इतने सालों तक हम दूर कैसे रहे, और हम दोनों एक फैमिली नहीं हैं अब, और हैप्पी फैमिली तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसके बाद ना मरजान उसको बोलती कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, बट चल तुम्हारा ब्रदर तुमसे ऐसे दुखी होता है। तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा है, समझ में आई, और ये तुम्हें क्या दुख दे रहा है, हाँ ये सब तो तुम्हारे किया करा है ना। फिर उसके बाद ना आतिश हज़ार को बोलता है कि अब तुम्हारा जो यहाँ पर आना था ना वो एक्सपायर हो चुका है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो इलुल पीछे से आ जाते हैं और बोलती कि मैंने इसे इनवाइट किया है। तो वो बोलता है इलुल इंटरफेयर मत करो। फिर उसके बाद हज़ार उससे बोलता है कि तुमने अपनी बहन को सुना नहीं क्या, मैं उसका गेस्ट हूँ, ठीक है, अगर उसने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैं यहीं पर रहूँगा, तुम कौन होते मुझे यहाँ से निकालने वाले। वैसे भी मैंने सुना है कि ये दावत सिर्फ इलुल की है, तो मैं इलुल के साथ ही यहाँ पर रहूँगा। और फिर उसके बाद ना मरजान उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं और बोलती है कि सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हमें वहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ ना मतलब फिर इलुल बोलती है कि हाँ अगर तुम्हें भाई प्लीज़ चुप हो जाइए, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। फिर उसके बाद ना जो आतिश है वो वार्निंग देता है हज़ार को कि अगर तुमने मेरे परिवार के साथ कुछ भी किया और तुम यहाँ पर जो गेड़े शेड़े लगा रहे हो ना, उसका भी रीज़न मैं जल्द ही पता कर लूँगा, और उसके बाद तुम्हारी हर एक स्ट्रेटजी एंड हो जाएगी, हर लॉ तुम पर एंड हो जाएगा, समझ में आई, ह्यूमैनिटी तक एंड हो जाएगी। और जब तुम मेरे सामने आए और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ किया है, तो तब तुम्हें सिर्फ मैं मिलूँगा और कुछ नहीं। और यकीन करो मेरे वाला वर्ज़न मत ही देखना तो अच्छा है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं करहान, आई एम रेडी, अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर ना
मिर्ज़ान उन्हें चुप करवा देती है और बोलती है कि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलुल के लिए, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, तो प्लीज़ अब शांत रह जाइए। तो हज़ार बोलता है कि अच्छा, अगर ये इलुल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के दिन मैं कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करूँगा कि इलुल का ये दावत ख़राब हो जाए, बिकॉज़ इलुल के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और आतिश, टाइम तो ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल। फिर उसके बाद ना वो मतलब जाने लगते हैं, तो मिर्ज़ान इलुल को बोलती हैं कि चलें, तो इलुल पूछती है कि कहाँ पर, तो आतिश कहता है कि प्लीज़ हमारे साथ रहना। फिर उसके बाद ना जो काली बिल्ली है वो वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ पर नरमीन आ जाती है। तो बेसिकली भाई नरमीन बड़ा सा भाई आई जस्ट लव हर, और ना वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी सारी स्कीम्स कैसे चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि कौन सी स्कीम, मैंने कोई स्कीम नहीं की। तो नरमीन उससे पूछती है कि जो सालिहा है वो तुम्हारे साथ ही ना, तो आज वो दिखाई नहीं दे रही। तो वो बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे क्या पता कहाँ होगी। तो वो बोलती है कि बकवास मैं कर रही हूँ क्या, तो तुम्हें तो पता होगा ना सालिहा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम सालिहा को ना बहुत लंबे टाइम से जानती हो, और ये चीज़ तो मैं पता करके ही रहूँगी। और वैसे कहाँ पर है वो, कहाँ छुपा दिया उसको तुमने। तो फिर वैसे तो तुम्हारे इधर उधर ये ना घूमती रहती है, आज तुमने इनविटेशन नहीं दिया उसको। तो वो बोलती है, काली बिल्ली बोलती है कि मेरे को क्या पता होगा, हम क्लोज़ नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या तुम लोग क्लोज़ नहीं हो। बेसिकली ना नरमीन को यहाँ पर पता चल जाता है कि काली बिल्ली उसके साथ कुछ ऐसे टिक पिक कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि तुम्हारे पास क्या है, और वैसे भी ये कभी भी मत भूलना कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ नरमीन यिल्ड्रिम, और ये चीज़ मैं आज नहीं तो कल पक्का पता करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि सालिहा के साथ तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। तो ये काली बिल्ली ना ऐसे थोड़ी ढीली हो गई है भाई, पहले तो बहुत स्कीम्स करती थी ना, अब ये थोड़ी ढीली हो गई है, पता नहीं किस कारण। बट इसमें ना अब वो बात नहीं रही सीज़न 1 वाली, भाई सीज़न 1 में जो चीज़ें थी अब नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो और बकवास मत करो, अगर तुम्हें नहीं कुछ सुनना। तो फिर वो बोलती है कि मैं पता करके ही रहूँगी, तुम और सालिहा क्या बातें करती हो और क्या कांड करने की कोशिश कर रही हो, आज नहीं तो कल मैं पक्का पता कर ही लूँगी। तो काली बिल्ली के ऐसे हौल उठ जाते हैं कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए और ये कुछ आतिश को ना बता दे। तो बेसिकली वो उसे बोलती है कि करती रहो जो कुछ करना है, मतलब उस फिर भी वो डर जाती है नरमीन वह बात। फिर उसके बाद ना फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं आतिश पर, और वो सब लोग वो जो बिल्डिंग होती है वो उसको डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम ये वाली बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। भाई इतना सीज़न निकल गया, अभी तक इन्होंने काम ही नहीं किया कंस्ट्रक्शन का, तो स्टार्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये है मेरी बहन इलुल असलान, और वो उसको इंट्रोड्यूस करता है, और ये काली बिल्ली ऐसे आंखें फेर लेती हैं, भाई सबकी आंखें फिर रही हैं इस बार। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि ये प्रोजेक्ट ना मेरी बहन के लिए मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था, मिर्ज़ान करहान ने। तो फिर ये मतलब जो स्ट्रक्चर है, ये सारा प्रोजेक्ट है उसी का है सब कुछ। फिर उसके बाद मिर्ज़ान वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, तो बेसिकली अब मिर्ज़ान सब कुछ क्लियर कर देगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो फिर वहाँ पर वो खड़ी होती है और वो बोलती है कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसके लिए मतलब आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इलुल। इलुल ने मेरी और मेरे पति दोनों की हमारी 2 बार जान बचाई है। पहली बार इसने अपनी किडनी मुझे दी, दूसरी बार इसने खून अपने भाई को दिया जो कि मेरा हस्बैंड है। तो वो सबके सामने बता देते कि कैसे उसके फादर ने ये सब काम किया था जब वो बहुत छोटी थी। तो उसके बाद वो सब मीडिया वगैरह सब सारे वहाँ पर होते हैं, तो सब लोग उसे देखने लगते हैं, एंड जो इलुल है वो भी ऐसे हो जाती है कि ये क्या। तो फिर वो बोलती है कि थैंक गॉड कि ये ज़िंदा है, वरना मैं खुद को कभी माफ़ी नहीं कर पाती, और आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो इलुल की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने जब इसको छोटे होते हुए इसके साथ वो धक्का किया था, वो चीज़ मैं अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ना वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है मीडिया के सामने, एंड सब लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, और इलुल भी ऐसे डर जाती है। तो आतिश ने फिर उसको रोकने लगता है, तो वो उसे मना कर देती है कि मत करो, और जो मतलब काली बिल्ली है और हज़ार है वो सब लोग ऐसे हंसने लग जाते हैं, और हज़ार तो लिटरली वहाँ पर खड़ा स्माइल कर रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि अब तुम फंस चुकी हो मिस करहान। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मिर्ज़ान मतलब फंस चुकी है किसी चीज़ में। अब मेरे को नहीं पता कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, बट मेरे को इतना पता है कि इलुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। आई डोंट नो, शायद उसके दिल में उसके लिए जगह बन जाए कि उसने अपॉलॉजी मांग ली है सब दुनिया के सामने, और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि इलुल के साथ धक्का हुआ था और उसके बाप ने ये सब किया था। फिर उसके सामने वो इलुल से माफ़ी भी मांगती है कि मेरे बाप की